अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें फ्लूइड क्या था जी, रेस्ट में रहता था, ठीक है। अब क्या होगा, तो फ्लूइड फ्लो करेगा। तो चूंकि इसमें मोशन का बात है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड डायनेमिक्स। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें फ्लूइड जब मोशन करता है ना तो उसको तीन ढंग का फ्लो बोला जा सकता है। एक फ्लो बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है कि एकदम स्मूथली है जो कि बह रहा है, लिक्विड। समझ आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली फ्लूइड है लेकिन हम लोग बोलेंगे लिक्विड। तो स्मूथली लिक्विड बह रहा है। स्मूथली का मतलब क्या हो गया कि किसी पॉइंट को तुम देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो दूसरा जगह वाला भी लिक्विड मॉलिक्यूल जब इस जगह पर आएगा ना तो उसका वेलोसिटी डिट्टो इतना ही हो जाएगा। मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, बोला जा रहा है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट से जो भी पार्टिकल गुजरेगा सबका वेलोसिटी सेम होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ का वेलोसिटी सेम होगा? नहीं, लेकिन ये वाला कोई भी अगर इस जगह से गुजरेगा ना तो उसका वेलोसिटी इतना ही के बराबर हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि फ्लो इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग द सेम पाथ एंड विद द सेम वेलोसिटी एज द प्रीसीडिंग एलिमेंट पासेस थ्रू दैट पॉइंट। ये समझ में आया क्या बोला कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट से कोई पास कर रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जो स्पीड है उसका, तो इसके बाद जो भी आएगा उस पॉइंट से पास करेगा तो एकदम एग्जैक्टली उतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए स्पीड का, और डायरेक्शन भी एकदम उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या इसी को स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है, मतलब जो जैसा है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिट्टो वही कहानी चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही यहाँ पर देखो लिख भी दिए हैं कि VA वेक्टर और VB वेक्टर ये दोनों इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है किसी समय में, लेकिन जरूरी नहीं दो पॉइंट का वेलोसिटी का बराबर होना। लेकिन अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ आएगा तो उसका वेलोसिटी इसी के बराबर हो जाना चाहिए, तभी हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। अरे खाली थ्योरेटिकल है। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि दो स्ट्रीमलाइन जो होगा ना वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। किसी पार्टिकुलर स्ट्रीमलाइन वाला पर फिक्स होगा कि ऐसे ऐसे चलेगा, तो अगर दूसरा वाला कट करेगा तो कट करने का मतलब है कि उसके हिसाब से लगेगा किधर वेलोसिटी है, और इसके हिसाब से लगेगा इधर वेलोसिटी है, तो एक ही पॉइंट पर अलग अलग में बताने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। आपको सीधे याद रख लेना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी पार्टिकुलर पॉइंट से कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल गुजरेगा, पार्टिकल गुजरेगा, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी सेम होगा। और दूसरा ये याद कर लेना है कि दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कट करने लगा इसका मतलब क्या हो गया, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाहर हो गया। समझ है? ऐसा नहीं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन अगर वो क्रॉस कर गया तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं कहलाएगा, दूसरा चीज कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको देखते हैं हम लोग। नाम क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर किसी चीज के कंटिन्यूअस होने के बारे में बात होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि जैसा यहाँ था डिट्टो उसी टाइप का दूसरा जगह देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि अगर लिक्विड को आप इनकम्प्रेसिबल मान लीजिए तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। कंप्रेस होगा तब ना वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा। तो अभी माना जा रहा है कि कंप्रेसिबल नहीं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस का चीज है कि अगर इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है तो टी टाइम में जितना मास यहां से घुसेगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहां से भी उतना ही मास निकलेगा। तो कि अगर यहां घुसेगा ज्यादा, यहां निकलेगा कम, तो यहां जमा होने लगा। जबकि स्टेडी स्टेट के केस में क्या होगा कि यहां पर पहले से ना भरा हुआ है, तो अब क्या है कि जितना घुसेगा दूसरा जगह से मजबूरी है उतना ही से निकालना। अरे बोलो यार, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में जितना मास यहां से घुसेगा उतना ही मास यहां से निकलेगा, उतना ही मास यहां से निकलेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
तो सेम टाइम के लिए बोला गया है, सेम टाइम इंटरवल में जितना मास यहाँ पर से एंट्री करेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा, उतना ही यहाँ से निकलेगा, तो सेम टाइम के लिए किया गया। तो मास कितना होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो हो गया, और वॉल्यूम का कैसे लिखा जाता है, तो एरिया इनटू लेंथ टाइप का, और नीचे में टी दीजिएगा, सेम टाइम इंटरवल के लिए करें तो एल बाई टी में भी होगा ना जी, और बहुत ज्यादा आपको फील भी नहीं कराना है, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। सब में क्या होगा कि एरिया इनटू लेंथ टाइप का, लेकिन नीचे में क्या है कि सब में टी है। अरे बोलो यार, तो क्या होगा, लेंथ बाई टी भी के टर्म में चला आएगा, समझ रहे? तो ये रिलेशन आ जाता है। आपको ये वाला रिवीजन में रखना भी नहीं, आपको ये वाला रिवीजन में रखना कि यहाँ पर से क्या होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल मास से जो सब जगह से निकलेगा एंट्री करेगा, तो उससे करने के बाद ए भी का वैल्यू कांस्टेंट आता है, वो तो कट जाता है। तो आपको सीधे ये याद रखना कि कभी भी फ्लो करेगा ना, अरे बोलो यार, तो स्टेडी स्टेट के केस में, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, क्या ऐसा नहीं कि अभी जस्ट पानी इसमें घुसबे किया, वो नहीं बोला जा रहा है, फ्लो कर रहा तब का बात किया जा रहा है, ठीक है? तो ये ध्यान आपको रखना है कि ए भी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, या ये कहो कि भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। क्या इसको भी तुम रिवीजन में रखोगे, इसको लिख देना नो रिवीजन, समझ में आ रहा है? तो ए भी का वैल्यू कांस्टेंट होगा या भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के, समझ में आ रहा है? समझना क्या बोल रहे हैं, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, तो ये बताता है कि एरिया ज्यादा होगा तो भी कम होगा, लेकिन ऐसे आप सोचिएगा नहीं, प्रॉब्लम तो बनाएंगे वैसे, एकदम मुंह से तेजी से निकलना चाहिए, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि इसका तेजी में यूज होगा, इसके हेल्प से कुछ और पहुंचोगे तुम, और फिर इसके हेल्प से किसी और पर पहुंचना रहेगा, और तुम पहली स्टेप में ए भी इक्वल टू कांस्टेंट यही इनवर्सली ऐसा सोचने लगोगे ना, तो यहाँ से यहाँ ऐसे ही थक जाओगे, और तुमको जाना है कहीं और। तो ये पता होना चाहिए कि एरिया और भी में इनवर्स का रिलेशन होता है, लेकिन तुम तेजी से मुंह से निकलना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं, कि एरिया ज्यादा तो भी कम, क्योंकि आगे आपको हम पढ़ाएंगे फ्लो वाला कि एरिया ज्यादा होगा तो भी कम होगा, अब भी कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो अब पता चला कि एरिया से तुम भैया में सोचते रहे, अब तुमको जाना है प्रेशर तक, तो बहुत कुछ ना हो जाएगा। तो ये बात तेजी में याद रखेगा, ये तो मैथमेटिकल रिलेशन याद ही रखना है, ये भी है जो कि तेजी में आप याद रखे, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम। वेलोसिटी बोलने का मतलब यहाँ स्पीड के बारे में बात किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज, आप समझ रहे हो? तो एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, समझ आ रहा है ना? और ग्राफ तरफ क्या बताए, मान लो कि कभी तुमको दे दिया इधर भी है इधर एरिया है, तो y = 1/x टाइप का हुआ, ऐसे ग्राफ को बताने का जरूरत है क्या, तो तुम खुद बना लो। तो ये वाला चीज को तेजी से मुंह से निकालिएगा, समझ आ रहा है? तो उसमें क्या होगा, 2-3 स्टेप जब जाना रहेगा तो आपको तेजी में बढ़ना पड़ेगा, ओके? चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो दूसरा टाइप का पढ़ना है उसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो, इसको बस खाली सुन लीजिए, ठीक है? जनरली इसका और इसका चर्चा किया था, ये ऐसे ही है। इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई लिक्विड फ्लो हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लिक्विड फ्लो होगा, तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, व्हेन लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए स्टेडी स्टेट फ्लो, मतलब अभी भी है जो कि एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है लाइन को, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बोल रहा है कि विद ए स्टेडी स्टेट फ्लो एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी व्हिच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। इस दोनों में समानता क्या है कि इसमें भी एक लेयर दूसरे लेयर से मिक्स नहीं कर रहा था, यहाँ भी एक लेयर दूसरे लेयर से मिक्स नहीं कर रहा है, बस इसमें क्या है तो एक कंडीशन दिया हुआ है कि जब हॉरिजॉन्टल पर रहेगा तब का बात होगा, और इसको हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है, कैसे रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? बस खाली एक दूसरे का लाइन को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये बस खाली सुनने के लिए है। बोल रहा है कि लैमिनर फ्लो, तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होगा और उसमें भी एक लेयर दूसरे लेयर को कट नहीं कर रहा है, हर लेयर का स्पीड कुछ होगा, सेम ही होगा ऐसे जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है हर लेयर का, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं कट करेगा, समझ रहा है? एक दूसरे से रगड़ाएगा लेकिन कट नहीं करेगा, बोलो यार। तो
तो ये ऐसे ही सुन लेना है कि सब खाली थ्योरी है, ये वाला मेन रूप से पढ़ना था आपको। टर्बुलेंट क्या होता है? तो टर्बुलेंट वही है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगता है ना, तो उसमें एक सिलसिलेवार ढंग से बढ़ने का जो टेंडेंसी होता है वो खत्म हुआ था। ज्यादा तेज करिएगा तो एक दूसरे से हौच-पौच होने लगता है, तो वही टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही बोल रहा है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना, वो कम स्पीड पर होता है। जैसे ही ज्यादा स्पीड होने लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो एक का जो लाइन है बढ़ने का दूसरे के लाइन से जो कि मैच करने लगेगा, एक दूसरे को कट करने लगेगा। समझ आ रहा है? तो वही वाला है जो कि क्या है, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा टर्बुलेंट होने का चांस होगा। समझ रहे हैं ना? और बाकी यही बोला गया है कि जो भी पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो टाइम के साथ उसका क्या होगा, वेलोसिटी बदलेगा, पाथ बदलेगा। अरे बोलो यार, इसमें क्या था कि टाइम बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन पाथ एक के है, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर से जो गुजरेगा सबका वेलोसिटी एक के होगा। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, हौच-पौच टाइप का। समझ में आ रहा है? तो आप समझ रहे हो। और स्पीड ज्यादा कर दोगे तब तो टर्बुलेंट फ्लो दिखता ही है। अगर स्पीड कम भी रहता है लेकिन बीच में क्या करोगे ना कि किसी बॉडी को रख दोगे, तो जो पानी आएगा वो ऐसे होगा ना, तो ऐसे होगा तो एक दूसरे से मिलेगा ना, तो टर्बुलेंट हो जाता है। क्या ऑब्स्टेकल का रहना जरूरी है टर्बुलेंट के लिए? नहीं, तो स्पीड ज्यादा कर दोगे तो खुद ब खुद वैसे होने लगेगा। बोलो यार, या कहीं पर क्या होता है ना कि शार्प बेंडिंग कर दोगे तो समझ रहा है, तो पानी जाए स्मूथ दोगे तब तो वो क्या होगा कि बेंड भी करेगा। शार्प बेंडिंग कर दोगे तो जाएगा तो टकराएगा, तो हौच-पौच टाइप का होगा। तो ये सब थ्योरी है, खाली आपको सुन लेना। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम सिलसिलेवार ढंग से बढ़ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी पार्टिकुलर पार्टिकल के बारे में तुम बता सकते हो कि इस टाइम में यहाँ पर होगा, ऐसे चल रहा होगा इसमें। बोलो यार, और इसमें तुम किसी पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में श्योर नहीं हो कि आगे क्या होने वाला। अरे थ्योरी है केवल। समझ रहे हैं? देखिए थ्योरी में क्या पूछ सकता है कि पानी बह रहा है, बीच में पत्थर रख दिए, तो बताइए कि कौन सा फ्लो होगा, लेमिनर फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो इसी के लिए केवल बुझाव दिया जा रहा है, और क्या। समझ आ रहा है? और बाकी इसका एप्लीकेशन देख लो थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है कि एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, और वहाँ पर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी क्या है v1 है। तो आपको इसका वेलोसिटी बता दिया है और यहाँ पर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एक तो आपको पता है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो निकालना है यहाँ पर। तो इसको फाइनल बोलेंगे, इसको इनिशियल बोलेंगे जी। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस 4 टाइम्स है, तो एरिया 16 टाइम्स होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके 16 टाइम्स है, तो वेलोसिटी 1/16 टाइम्स होगा। अरे बोलो यार, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि v2 का वैल्यू कितना होगा, 1/16 टाइम्स ऑफ v1। बोलो यार कितना, ये कितना हो गया, 5/8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या फिर अगर नहीं दिमाग काम करता है तो नॉर्मल वे में तुम करोगे कि यहाँ का a1 कितना हो जाएगा, पाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी असाइनमेंट में नहीं कन्वर्ट किया तो कर पाएंगे। अरे बोलो यार, तो एरिया इनटू भी होगा कि नहीं होगा, ये बराबर होगा किसके, यहाँ के एरिया के, तो पाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो इनटू v2, यही ना होगा। तो यहाँ से कर करके देख लीजिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा 10/16। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये कट ना गया है, तो अगर ये वाला मीटर पर सेकंड में, टीवी मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। बोलो यार, तो वैसे भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत है नहीं। समझ आ रहा है? एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे असाइनमेंट में कन्वर्ट करके रखना, और जिसको असाइनमेंट में नहीं रखना है तुमको, बाकी को असाइनमेंट में रखना है, किसी को असाइनमेंट में नहीं रखना है, तो उसका यूनिट लिख देना, अदरवाइज गड़बड़ नहीं हो जाए। ये समझ आ रहा है ना कि ये वाला तो ऐसे भी कट गया जाता है, ये मीटर पर सेकंड में है, 3 मीटर पर सेकंड में है। तो आप समझ रहे होंगे, ऐसे इसमें किया जाता है ऊपर ऊपर ही कि
जिसका निकालना उसको बाद में सोचेंगे, जिसका दिया है पहले सोचेंगे। तो जितना टाइम्स एरिया होगा उतना ही टाइम्स कम होगा स्पीड, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात समझ लो। दिया हुआ क्या है कि इसका एरिया इतना है और वेलोसिटी इतना है। इसका एरिया इतना, यहाँ जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी इतना है। और यहाँ पर क्या किया है कि एक नहीं है वहां पर होल, वहां पर क्या है कि 15 इक्वल होल है, जिसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये बोल रहा है कि 15 इक्वल होल each of area is। अगर टोटल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देता तो 15 से डिवाइड करके ये क्वेश्चन निकालते, लेकिन वो दिया हुआ है कि हर का उतना है। तो ये वाला किससे आया? तो एक्चुअली में मास कंजर्वेशन से ना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास है। जितना मास वहां घुसा टी टाइप उतना ही मास यहां से निकला है। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहां पर क्या करिएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। काहे हम छोड़ दे रहे हैं यूनिट में, को उधरो वैसे टाइप कराएगा। तो a इंटू v ये कैसा यूनिट में है, तो उधर एक के बारे में पहले देखेंगे। तो एरिया हो गया कितना इंटू v कैलकुलेट करना है। तो ये एक का ना आया और उतना ही कैसा 15 का। तो a v का वैल्यू कांस्टेंट होगा ना, तो टोटल a v यहां पर हो गया कितना ये वाला, और इधर का टोटल ये इतना हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो v का वैल्यू हो गया 60 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड यूनिट तो कट गया, यही वाला। तो कभी भी नंबर ऑफ होल कर देगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक होल वाला का ये भी निकालिएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा n से, तब ना टोटल उधर का है। बोलो जी, तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एक पूछा है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी दिन ये क्वेश्चन पूछे। जैसे कि आपको दिया है कि इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस जोन में वाटर मॉलिक्यूल एक्सीलरेट होगा और किस जोन में वाटर मॉलिक्यूल डिसेलरेट होगा। यहाँ एक्सीलरेशन का मतलब है कि स्पीड बढ़ने घटने से। तो अगर यहाँ से यहाँ देखिएगा तो क्या हो रहा है कि एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पीड घट रहा होगा। इसका मतलब ये डिसेलरेशन वाला जोन में होगा। और यहाँ से यहाँ आएगा तो एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो स्पीड बढ़ रहा होगा। इसका मतलब ये एक्सीलरेशन वाले जोन में है। तो रीजन वो, अच्छा रीजन 1 दे दिया है एक्चुअली में, रीजन ए बोलते हैं। तो रीजन ए में क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, मतलब स्पीड घट रहा है। इसका मतलब इसमें डिसेलरेट ना हो रहा है, ये वाला। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है, समझ आ रहा है? अब बाकी रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, तो dv/dt होता है, जहां v वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, dv/dt, जहां v क्या है वॉल्यूम। और यही वाला इसमें कन्वर्ट आता है, हो जाता है। एक्चुअली वॉल्यूम खुलता है एरिया इनटू लेंथ में, और dl/dt v के बराबर होता है। तो वो तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, dv/dt, जहां v वॉल्यूम है और यही वाला बराबर होता है a इंटू v के, जहां a क्रॉस सेक्शनल एरिया है और v स्पीड है। समझ आ रहा है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आगे यूज होगा, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे सकता था कि किसी जगह से, जैसे कि आपको इसे पूछ सकता है, देख लो, हो सकता है कि डाटा इसी टर्म में दे रहा है, खाली थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन देख लो। आपको दिया है कि किसी पार्टिकुलर जगह से लिक्विड निकल रहा है 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ फ्लो क्या है ऐसा यूनिट में, ठीक है। अरे बोलो यार, ये भी रेट ऑफ फ्लो ही है, लेकिन आपको ऐसा यूनिट में लाना है। तो क्या करें, रेट ऑफ फ्लो का यूनिट देख रहे हो ना, डीवी मतलब मीटर टू टाइम का
और नीचे में क्या है सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड टाइप का वॉल्यूम पर सेकेंड टाइप का बोलो यार। तो 5 लीटर पर मिनट रहेगा तो पूछा रहा है आपको ऐसा यूनिट में लाना है, ये भी रेट ऑफ फ्लो ही है, लेकिन ऐसा यूनिट में लाना रहेगा तो क्या करोगे 5 इंटू लीटर का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब बाई मिनट को क्या करोगे 60, तो ये हो गया ना मीटर क्यूब पर सेकंड। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ से कितना हो गया 12 हो गया, तो 1/12 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। या अगर किसी क्वेश्चन में क्या बोलता कि इस जगह पर बताइए रेट ऑफ फ्लो क्या है लिक्विड का, तो यहाँ पर dV/dt नहीं करते, डायरेक्टली एरिया इनटू v को करते, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि यूनिट एक कर देते, इसको हम लोग क्या करते मीटर स्क्वायर में करते तब करते, बोलो यार। तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो कितना हो जाता बताओ तो, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो क्या होता कितना होता बताओ, dV/dt से करेंगे कैलकुलेट, एरिया इनटू v से, एरिया कितना हो जाएगा 20 खाली लिखेंगे 10 टू द पावर -4, समझ आ रहा है ना, ऐसा यूनिट में हो गया, इसको भी ऐसा यूनिट में कर लिया, इतना ना हो गया जी, कर लीजिएगा। तो कितना हो गया 90, तो 900 हो गया, 900 वाला तो 2 जीरो कर हो गया, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो बच गया, मीटर क्यूब पर सेकंड, समझ आ रहा है? तो बच्चा टाइप का है, बोलो यार। इसको उतार दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। अब क्या है ना, इसके बाद जो पढ़ाएंगे, तो अभी तो थ्योरेटिकली ना पढ़े हैं कि स्ट्रीमलाइन कब बोलते हैं, तो एक दूसरे क्रॉस नहीं करता है, स्मूथली चलता है, टर्बुलेंट जब एक दूसरे क्रॉस करता है। अब क्या होगा, कोई स्पीड वगैरह दे देगा, पता करना रहेगा कि बताओ स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, तो एक रेनॉल्ड नंबर पढ़ना आता है, तो उसके हिसाब से पता करेंगे कि क्या है, समझा रहा है? तो पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद इसको करते हैं। अभी तक हम लोग नेचर ऑफ फ्लो के बारे में देख रहे थे, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो किसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ा सा उसका न्यूमेरिकल वर्जन देखेंगे, मतलब कुछ डाटा दे देगा, आपको बोलेगा कि बताइए कि वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, समझ रहा है कि? तो उसको देखने के लिए एक रेनॉल्ड नंबर है जो कि डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का मेन डिफिनेशन तो ये है इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ठीक है। इनर्शियल फोर्स का वैल्यू इतना होता है, विस्कस फोर्स का वैल्यू इतना होता है, इसी का रेशियो लेने पर इतना चल आता है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि इतना याद करने का जरूरत नहीं है, एक थ्योरी के लिए आप याद कर लीजिएगा कि रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर होता है, तो इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, थ्योरी के लिए। बाकी जैसे रेनॉल्ड नंबर बोले ना, एकदम तड़ाक समूह से निकल जाना चाहिए कि रो v d बाई ईटा होता है। रेनॉल्ड नंबर कितना होता है, रो v d बाई ईटा, ठीक है। जहां रो तो लिक्विड का डेंसिटी है, v तो स्पीड है लिक्विड का, d डायमीटर ऑफ पाइप है जिससे वो होगा। अब अगर डायमीटर नहीं देगा, लेंथ देगा, तो हम लोग लेंथ को भी देख लेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। ए d का वैल्यू डायमीटर डिवाइडेड बाय पाइप नहीं है, या तो डायमीटर है या लेंथ ऑफ पाइप, समझ आ रहा है। जनरली डायमीटर ही यूज होता है, लेकिन रेयर केस में डायमीटर देवे नहीं किया, लेंथ ऑफ पाइप दे दिया, तो उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। और dV/dt हम लोग पढ़े ना कि रेट ऑफ फ्लो, तो बात समझिएगा जी, ये वाला याद कर लीजिएगा तो इट्स ओके, नहीं याद करिएगा तो कैसे बनाया जाता है ये सीख लेना है। रेनॉल्ड नंबर का सबसे मेन फॉर्मूला कौन है, रो v d बाई ईटा, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है ना, वो रेट ऑफ फ्लो का डाटा देता है तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अरे रो v d बाई ईटा लगभग बाद में दे देगा, तो तुम पुट कर करके लाल हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि वो कुछ डाटा को छुपा लेगा और क्या करेगा, रेट ऑफ फ्लो का डाटा देगा। तो या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, या ऐसे सोच सकते हैं रेट ऑफ फ्लो मतलब ए भी, तो आप क्या करिए, यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a भी हो जाएगा जो कि रेट ऑफ फ्लो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो एरिया आया ना, उसको पाई d² बाई 4 नहीं खोल दीजिएगा, अरे बोलो यार, पाई
डी स्क्वायर बाई 4 तो 4 ऊपर जाएगा और डी स्क्वायर में कटेगा तो ये चल आएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये याद रहना नेसेसरी है, ये वाला नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना रहेगा कि ए से मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ऐसे तुम मेडिकल के बच्चा हो, लेवल 1 में तुम पढ़ रहे हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सीधे रपेट के रट जाओ। बोलो यार कि रेट ऑफ फ्लो का डाटा देगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर रेट ऑफ फ्लो का नहीं देगा जनरल डाटा देगा तो ये वाला यूज करेंगे। और ये वाला समझ में आया काहे बताएं, हो सकता है थ्योरी में पूछ दे। रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स, रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स एंड इनर्शियल फोर्स, तो ऐसे कर करके दे सकता है। अरे बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ऐसे इनर्शियल फोर्स का वैल्यू रो ए भी स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। तो आगे पढ़ाएंगे एक जगह पर तो काम भी देगा, तो याद रखना तो रखिए, तो आगे तो हम लोग देखेंगे। इतना भूख नहीं ओवरऑल हमसे कोई बोलेगा कि टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, इस ढंग का कुछ बात करेगा तो सबसे पहले दिमाग में जाएगा कि रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करना है। अरे रेनॉल्ड नंबर में सबसे पहला चीज क्या निकलेगा, रो वी डिवाइडेड बाय मीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? और आप लोगों को ये भी है जो कि निकालना चाहिए, हम लोग तो तुरंत कर लेंगे लेकिन आप इसको रट ले रहिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? अब जो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करिएगा ना, तो अगर वो 0 से 1000 के बीच में आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, खाली ऐसे ही बता दिया गया है। बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है कि रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000, तो नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं होगा, देख लो सब पॉजिटिव ना। तो अगर 1000 से कम रहेगा, 100 बोल दे रहे थे क्या जो भी, तो रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 से कम रहेगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो माना जाता है, और 1000 से 2000 के बीच में रहेगा तो ना तो उसको स्ट्रीमलाइन बोलेंगे ना तो टर्बुलेंट बोलेंगे। ऐसा माना जाएगा कि कभी स्ट्रीमलाइन टाइप का होता है, कभी टर्बुलेंट टाइप का होता है, मतलब वो बदलते रहता है। ट्रांजिशन फ्लो में स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट के जोन में है लेकिन हुआ नहीं, और 2000 से ज्यादा रहेगा तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। अरे बड़ा आसान है याद करना, 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन, और 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, उसके बीच में है तो हम श्योर नहीं है कि क्या है। अरे बोलो यार, माने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट का कॉम्बिनेशन टाइप का, माने वो बदलता हुआ टाइप का स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट का बदल रहा होगा। समझ आ रहा? बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा रट जाओ बुक करके बना दो। बोलो यार, अच्छा किसी किसी बुक में तुम देखोगे जी कि नंबर जो है वो अलग अलग भी देता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो एनसीईआरटी में है हम लोगों को उसी को मानना है, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये ध्यान रखेगा, एनसीईआरटी में ये नंबर दिया है मानिएगा। अच्छा कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर अगर आ जाएगा 1000 तब बताइए कि क्या होगा, तो वैसा नहीं आएगा, डाटा या तो देगा एकदम 1000 से कम या 2000 से ज्यादा, या फिर क्या होगा कि 1000 2000 के बीच में भी देगा तो 1300 1400 ऐसे कर करके देगा। ये नहीं कि एकदम एजे पर आ जाता है, वैसा क्वेश्चन नहीं रहता। अरे बोलो यार, चलो क्वेश्चन देखो तो दिया है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वाटर फ्लो इतना लीटर पर मिनट, और ईटा का वैल्यू दे दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है। अब पूछ रहा है कि नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा, तो नेचर ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा जब रेनॉल्ड नंबर निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डाटा दिया है किसका, रेट ऑफ फ्लो का, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वाला तुम लोग रटे हुए रहना, कुछ नहीं बस पुट करके बना दो, 4 into रो, यहाँ वाटर फ्लो दिया ना जी 1000। अच्छा एक चीज ध्यान देना, रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है, तो इसमें जो भी डाटा पुट होगा सब असाइनमेंट में होगा, सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है इसका। समझ आ रहा है कि इसमें जो भी डाटा पुट होगा सब किस में पुट करना है तुमको, हाँ ऐसा यूनिट में पुट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे नंबर होगा गड़बड़ हो जाएगा। बोलो यार, तो dv by dt, चलो उसको बाद में लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, पाई ईटा का वैल्यू 10 to the power -3, और डायमीटर यहाँ पर वो कितना दिया हुआ 1.25 सेंटीमीटर रेडियस, तो डायमीटर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, ऐसे ही छोड़ दोगे into 10 to the power इतना, और dv by dt का 3 लीटर बोले तो 10 to the power -3 मीटर क्यूब,
अब मिनट बोले तो 60 सब असाइनमेंट में पुट होगा। थोड़ा भी इधर दोनों का ऑप्शन मैच करवा देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ है नहीं तो देख लीजिए आप, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं? और देख लीजिए ना, सब आ ही जाएगा। 3 से ये वाला 20 हो जाएगा, होगा ना? तो पहले लिख देते हैं हम लोग, उसके बाद फिर दूसरा राउंड में पाओगे। ऐसा भी कर सकते हो। तो ऐसा करते क्या, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 4 कर दो, ताकि ये 10 बन जाए। अरे बोलो यार। तो ये वाला जो 10 बनेगा वो इसको कैंसिल कर देगा। तो ये वाला 10 इसको कैंसिल कर देगा। अब 20 से ये वाला कट जाएगा 5 बार, कटेगा नहीं? तो कितना हो गया? 5 और 16 80 हो गया। तो 80 बटा पाई, ये वाला ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, होगा ना? तो कितना हो गया? 8000 बाई पाई। कोई दिक्कत लग रहा है? तो 8000 अब पाई को 1 बाई पाई को क्या लिख देंगे? 3 यही ना करेंगे। देख लो किस में आ जाएगा। ये हटेगा तो 2 0 गया, तो हो जाएगा कितना? 8 और 8 दिया 24। 1 0 होगा कि नहीं होगा? तो यही रेनॉल्ड नंबर आ गया था। 2000 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती नहीं हुआ है। एक मिनट, अस्थिर से वो समझाते में तो हो जाता है, खुद से कर लेते हैं। ये खत्म हो गया, फिर इससे 20 बार में हो गया, ये 10 हो गया। तो 10 हो गया तो ये खत्म हो गया, और फिर यहाँ से 20 से 5 बार में हो गया। 20 80 बटा पाई 100 कितना आ गया? 0.3। ठीक, तो ये आ गया। क्या पता चल गया? टर्बुलेंट। ये पहले विस्कस फोर्स को समझते हैं। तो होता क्या है कि एक सॉलिड पर रगलाता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है। अरे बोलो यार। तो वहां पर क्या होता है कि एडहेसिव फोर्स के कारण फ्रिक्शन लगता है। समझ आ रहा है? माने एक का मॉलिक्यूल दूसरे के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन फील करता है, लोकल बॉन्ड बनता है, बता चुके हैं, एडहेसिव फोर्स के कारण। अरे बोलो यार। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये लिक्विड का लेयर है और उसी लिक्विड का ये दूसरा लेयर उसके ऊपर में है, तो दोनों के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो अगर एक को खिसकाना चाहिएगा तो इसका फोर्स उसको अपोज करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि विस्कस फोर्स क्या है। तो लिक्विड के लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वही मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वही क्या है? विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ही हो गया जी। कुछ डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। अरे बोलो यार। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ तो लिख दिए हैं कि विस्कस फोर्स क्या है? तो फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड लेयर्स, दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगेगा। ठीक है। तो न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले कुछ थ्योरी ही हम बता दे रहे हैं। अंतर क्या है जी विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स वाला में? तो फ्रिक्शन फोर्स वाला में क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एरिया पर और रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अरे बोलो यार, फ्रिक्शन में पढ़े हो ना जी। लेकिन लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा माने विस्कस फोर्स, वो वाला एरिया पर डिपेंड कर जाता है। फॉर्मूला देखोगे भी, एरिया पर डिपेंड कर जाता है और साथ ही साथ रिलेटिव वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर जाता है। ठीक है। तो ये अंतर है विस्कस फ्रिक्शन इन लिक्विड, मतलब विस्कस फोर्स के बारे में बात किया गया, फ्रिक्शन इन सॉलिड तो नॉर्मल के बारे में बात किया गया, नॉर्मल फ्रिक्शन के बारे में। तो इस दोनों में अंतर है। जनरली सोचना ऐसे ही है कि विस्कस फोर्स क्या है? तो लिक्विड के लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, में कुछ गलती नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली फ्रिक्शनल फोर्स ही है ऐसा तुम नहीं बोल सकते। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो सॉलिड वाला में हम लोग पढ़ रहे थे
उसमें क्या था, मैंने ये दोनों में अंतर है लिक्विड और सॉलिड वाला में, उसमें एरिया और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता था, बोलो यार। और इसमें क्या है कि एरिया वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला बता देगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको कि टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो याद रखिएगा कि लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटता है और गैस का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रटे हुए रहिए। और ये ध्यान आपको रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का बहुत ज्यादा होता है गैस के रिस्पेक्ट में, तो होना भी चाहिए, वो ज्यादा ना नजदीक होता है, ठीक है। नियरली 100 टाइम्स के आसपास एक एग्जांपल केवल दिया गया है कि माने ये नहीं कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, मैंने अच्छा खासा 100 गुना 125 गुना 90 गुना उस टाइप से ज्यादा होता है। तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें पे ध्यान रखना है, मान लो कि एग्जाम में पूछ दिया, बोलो यार, तो आप समझ जाइएगा। और बाकी विस्कोसिटी का रीजन क्या बताया जाता है, तो लिक्विड में बताया जाता है कि कोहेसिव फोर्स होता है और गैस में बताया जाता है कि डिफ्यूजन होता है। सब उसको रट लेना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको केवल आंख से गुजारा गया, रटना नहीं रखना वो तुम पर डिपेंड करता है, बोलो यार। हालांकि प्रेशर के बारे में बताया जा सकता है कि प्रेशर बढ़ता है तो लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ जाता है एक्सेप्ट वाटर, लेकिन छोड़ो इतना याद रह जाएगा ना थ्योरी में, ठीक है। और अब आपको पढ़ना क्या है तो समझिएगा, ये कोई लिक्विड है, ठीक है। तो अभी तत्काल में बताया गया है कि नीचे जिस पर लिक्विड रखा हुआ वो भी चल रहा है। जनरली ऐसा नहीं होता, आपका एगो रेस्ट में देगा, लेकिन भरोसा नहीं है, हो सकता है कि दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करवावे, बोलो यार। तो हम वो पढ़ा देते हैं, फिर इसका स्पेशल केस वाला पर करवाएंगे। बाकी ये सब करना एक बार हम इसको मिटा के प्रॉब्लम कराएंगे तब क्लियर होगा। अभी खाली एक बार आंख से गुजरने दो, समझ आ रहा है, पूरा फीलिंग आएगा नहीं, खाली सुन लो ये सबको और उसके बाद फिर क्या है कि जब मिटा कर प्रॉब्लम करवाएंगे तब फीलिंग आ जाएगा। अभी तत्काल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक लेयर है, फिर लिक्विड है, फिर दूसरा लेयर है। तब कैसे चल सकता था, दोनों ऐसे चल सकता था, एगो ऐसे चलता एगो इधर चलता, कैसे वो चलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी भी रिलेटिव है, ठीक है। तो किसी भी लेयर के बीच में, लिक्विड के लेयर के बीच में, या अगर लिक्विड पर कोई सॉलिड भी रखा हुआ है तो उसके लोअर सरफेस और लिक्विड के बीच में, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका फोर्स कितना लगेगा, तो माइनस ईटा ए भी रिलेटिव बाई एच, समझ आ रहा है कि नहीं। माइनस केवल ये बता रहा है कि जिधर रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसमें उल्टा लगेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल साइन बता रहा है, समझ आ रहा है। और इसको समझिएगा, एच क्या है, ईटा तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए हो गया एरिया जो कांटेक्ट में है, और भी रिलेटिव हो गया जिस दो लेयर को देख रहे हैं ना उसके बीच का भी रिलेटिव, और एच क्या है तो उसके बीच का डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना। तो इस पर हम बहुत सारा प्रॉब्लम करवाएंगे, मतलब कम से कम 2 प्रॉब्लम तो जरूर करवाएंगे। अभी एगो देख लीजिए फिर उसके बाद करवाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बोट है और वो चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और उसका एरिया जो है वो पानी के कांटेक्ट में है, उसका वैल्यू है 600 मीटर स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इंजन को चलाने के लिए माने कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से कितना पावर का जरूरत पड़ेगा। तो इस ढंग का क्वेश्चन हम आपको काइनेमेटिक्स में भी करवाए थे, सॉरी काइनेमेटिक्स में वर्क पावर एनर्जी भी करवाया था। पहले बात समझिएगा, एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं। कहानी क्या हो रहा होगा कि बोट जब चलेगा, ठीक है, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसका वेलोसिटी घटना चाहिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब मशीन वर्क करेगा। तो एक्चुअली मशीन पानी को से ढकेलता होगा तो उस पर फोर्स लगता होगा उधर, तो उतना नहीं समझना है। अभी तत्काल यही जानना है, हालांकि वर्क एनर्जी में बता दिया जा चुका है, खाली एक बार एक्सप्लेन कर दें कि कोई नया बच्चा रहेगा क्या, कि ये वाला बोट चलना स्टार्ट करेगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर लगेगा, इसको चलना है कांस्टेंट वेलोसिटी से,
इसका मतलब मशीन भी चाहे कुछ भी कर रहा होगा उसके कारण उस डायरेक्शन में फोर्स इसी के बराबर लगाएगा वो जितना कौन लगा रहा है, विस्कस फोर्स। समझ रहा है? तो मशीन कितना पावर डिलीवर करेगा, समझना, P डिलीवर, तो क्या हो जाएगा, F बाई मशीन इनटू V, यही ना होगा। अरे F वेक्टर और V वेक्टर होता है तो मशीन फोर्स उधर लगाएगा, चल भी उधर लगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इधर का क्वेश्चन पेपर में जो कराए थे, बोलो यार, समझ में आया आपको कि F मशीन जो होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज F विस्कस के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसको उसी वेलोसिटी से चलना है। बोलो यार, कोई दिक्कत? तो ये बराबर होगा किसके, तो F विस्कस कितना हो जाएगा, ईटा, तो ईटा का वैल्यू दिया 0.6 इनटू एरिया 600 इनटू V रिलेटिव बाई H। तो इसमें खुद से ये मानना होगा जी, जब डाटा नहीं देगा तो, कि सरफेस पर जो कांटेक्ट में रहेगा उसका वेलोसिटी तो जीरो है, जो भी पानी का लेयर कांटेक्ट में है, तो यहाँ जीरो है और यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। अरे जितना से बोट चलेगा नीचे वाला लेयर वाला पानी लो उतनी से चलेगा जी। हमको बोट से नहीं मतलब है, हमको मतलब है पानी के लेयरिंग के बीच का डिफरेंस। लेकिन ये माना जाएगा कि सरफेस के टच में नहीं दिया है, इसका मतलब सरफेस का वेलोसिटी जीरो है तो नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी जीरो होगा, और बोट चल रहा है तो उसमें जो नीचे में टच में होगा उसका भी वेलोसिटी बोट के जितना ही होगा। अरे जिससे जो टच में रहेगा तो उस जगह का वेलोसिटी वाटर लेयर का उतना ही माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो V रिलेटिव कितना होगा, तो यहाँ का जीरो है और यहाँ वाला का 30 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 30 ना हो गया जी। बाई इस दोनों के बीच में गैप करना है 100। कोई दिक्कत लग रहा है? यही वाला डील कर लीजिएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, इनटू 30 वेलोसिटी, अच्छा इनटू वेलोसिटी भी है, तो ये हो गया 30, ये तो विस्कस फोर्स से निकला था इनटू V। बोलो यार, तुम लोगों को बच्चा लोग का सवाल पूछता है विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, निकाल करके बता दो, लेकिन पूछना चाहिए कि पावर कितना डिलीवर करना पड़ेगा। ये एक स्पेशल केसी बर्किन में पढ़ाए थे कि बोले कि कितना पावर डिलीवर करेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। आपको खुद समझ लेना है कि जो अपोज कर रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही मशीन लगाएगा, चाहे जैसे लगावे मशीन, तो पावर का वैल्यू हो जाएगा मशीन जो लगाएगा इनटू V। ये समझ में आ रहा? बोले इसको हम कर दे रहे हैं, हम तो बात बढ़ते चल जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये वाला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना जी? तो ये कितना हो गया, कर देना 36 इंटू 3 108 इंटू 3 कितना हो गया 324। वो जीरो है ना, अरे बोलो यार, सब ऐसा यूनिट में यूज जीरो होती है, वाट में आएगी, ठीक है। अगर इसमें पूछा कि फ्रिक्शनल फोर्स मतलब विस्कस फोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तो विस्कस फोर्स लग रहा है इधर और चल रहा है इधर, तो F भी cos 180 डिग्री होगा ना जी, F वेक्टर डॉट V वेक्टर में। तो इस समय में आया कि विस्कस फोर्स इतना ही कर रहा है माइनस के साथ, इसीलिए तो मशीन को उतना ही करना पड़ा प्लस के साथ। तो मशीन को ओवरऑल माने बोट को ओवरऑल नेट पावर कितना मिल रहा है, तो जीरो। मशीन दे रहा है 3240 वाट प्लस में, अब फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है -3240। बोलो यार, तो उस दोनों का नेट पावर उसको जीरो मिल रहा है। अब पावर जीरो मिलने का क्या मतलब है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, मतलब जितना वेलोसिटी उतना ही से चलते रहेगा। तो इस चीज को हम वर्क पावर में एक्सप्लेन कर दे, यहाँ एक्सप्लेन इसलिए किया कि मान कुछ नया बच्चा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? एकदम फीलिंग आया ना कि काहे मशीन का फोर्स को विस्कस फोर्स के बराबर कर दिए, मैग्नीट्यूड बाई दोनों होगा रिलेटिव में उल्टा डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
तो इसमें जनरली यही पूछ सकता था कि विस्कस फोर्स से जो कि कितना लगेगा, पावर पूछेगा तो बताइएगा। इस पर और भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अभी तो आप लोगों में या जेईई मेन के भी लेवल में देखोगे ना तो नीचे वाला वेलोसिटी जीरो रहता है, ऊपर में कुछ ना कुछ होता है। क्वेश्चन किसी दिन ऐसा भी पूछना चाहिए कि दो प्लेट है जिसके बीच में लिक्विड है, एक का दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड, बोलो यार, और दूसरा का दे देगा मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके रिस्पेक्ट में इसका देखोगे तो 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 7 फुट हो गई, ये समझ में आ रहा है। ऐसे भी हो सकता था कि ये इधर चल रहा है 10 और ये इधर चल रहा है 3, तो रिलेटिव 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? ओके, बात समझ आ रहा है? तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बच्चा ही टाइप का आंख से गुजरा हुआ रहेगा, याद रहेगा, आएगा सवाल मान के बढ़ जाओ। अच्छा ये सुन लेना खाली, तो ईटा जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना जी, तो उसका एसआई यूनिट ये वाला होता है, ठीक है, और सीजीएस यूनिट ये वाला होता है। किसी दिन पूछ सकता है तो ध्यान रखना, और एसआई यूनिट सीजीएस में ये वाला रिलेशन होता है, ये याद रखिए। समझ में आ रहा है कि ऐसा यूनिट होता है जो कि 10 सीजीएस यूनिट के बराबर होता है। अरे थ्योरेटिकल पूछ दिया कभी, बोलो यार। जैसे कि कभी ऐसा भी कर सकता है कि सब डाटा दे करके आपको है जो कि ईटा का वैल्यू पूछ लेगा, तो सब ऐसा यूनिट में पुट करिएगा तो ईटा का ऐसा यूनिट में आएगा, इसका मतलब ये वाला यूनिट आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ, मतलब वो स्पेशल केस है विस्कस फोर्स का ही, मतलब जब स्फेयर ही रहेगा शेप, चाहे सॉलिड स्फेयर रहे चाहे हॉलो स्फेयर रहे, ठीक है, तब स्टोक्स लॉ लगाते हैं। ये वाला किसके लिए? तो किसी भी टाइप के लिए। तो जब फ्लैट सरफेस रहेगा तो इस टाइप का यूज होता है, और स्फेयर टाइप का रहेगा तो स्टोक्स लॉ वाला यूज करेंगे। समझ आ रहा है? ओके, अच्छा एक चीज ये तो हम बता ही रहे हैं, थ्योरेटिकल एक दो चीज है वो दिमाग से निकल नहीं जाए, इसलिए उसको अभी हम बोल दे रहे हैं। एक्चुअली बोलना चाहिए था जब पिछला बोर्ड पढ़ाए थे ना, उसी बोलना चाहिए था, लेकिन दिमाग से निकल गया था, खाली एक बार हम बोल दे रहे हैं। देखिए a into v का वैल्यू जो कांस्टेंट था, वो लिक्विड फ्लो करता है तो उसका कुछ एग्जांपल क्या है, तो जैसे वो फाउंटेन वाला नहीं होता है, झरना टाइप का जो मैंने ऊपर फेंकता है, तो वो ऊपर फैल जाता है जा करके, तो उसका एक्सप्लेनेशन इसी से दिया जाता है कि नीचे से जहां से निकल रहा है a into v का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी उसका घटता है, तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, इसी कारण से ऊपर जाकर तो खुद ब खुद फैलता है। नहीं समझ में आया? ये भी कांस्टेंट ना है जी, तो यहाँ पर तो स्पीड की से फेंका गया उसको, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो पाइप का एरिया कुछ इतना होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उससे निकला, अब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, तो ए भी के हिसाब से भी जब घटेगा तो एरिया बढ़ेगा ना जी, तो वो खुद ब खुद ऐसे होता है। ये बात समझ में आया? एरिया बढ़ता है, बोलो यार। और कुछ एग्जांपल है कि मान लो कि तुम नल खोलते हो, तो नल खोलते हो तो नल का कुछ एरिया होगा, उससे पानी आ रहा है, तो पानी जब नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, पानी का बढ़ेगा। अरे बोलो यार, तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये भी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब एरिया घट रहा है। तो तुम देखते हो कि नल से जब नीचे आता है ना तो क्या होता है, वो पतला टाइप का हो जाता है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? कि नल से निकलेगा तो देखना कि पतला टाइप का होता है, जमीन पर पटा के बिखर जाता है, वो अलग चीज है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज, या कभी पटाता उठाता भी आदमी देखते होंगे कि पाइप का आगे के भाग को कुछ उंगली से जो कि ढकने का प्रयास करता है, तो कर क्या रहा है कि पाइप का कुछ एरिया है, तो ये भी कांस्टेंट ना है, जो उसमें जब पानी कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो अब जैसे आप कुछ भाग को दबाते हैं एक्चुअली वहाँ एरिया घटा दिया, तो एरिया घटा देते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ज्यादा दूर तक जाता है। तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल चीज है जो कि ए भी का एप्लीकेशन में आता है, ठीक है।
तो कहीं दिमाग से निकल नहीं जाए, इसलिए अब ये हम बोल दिए। ये सब जो एग्जाम्पल दे रहे थे इसका एग्जाम्पल नहीं, वो ए बी इक्वल टू कांस्टेंट का एग्जाम्पल था, लेकिन दिमाग से निकल नहीं जाए इसलिए बोल दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए। विस्कस फोर्स समझ आ रहा है कि नहीं? तो माइनस ईटा ए भी रिलेटिव बाई एच होता है। एच हो गया उसके बीच का गैप, अरे बोलो यार। और भी रिलेटिव आप समझिएगा, एरिया समझिएगा। और ये खुद समझना है जी कि जिस सरफेस से लिक्विड टच में रहेगा उस जगह के लिक्विड का वेलोसिटी उतना ही माना जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बोट के जस्ट नीचे द बोट का जो वेलोसिटी होगा वही नीचे वाले लेयर का होगा। हम इंटरेस्टेड है लिक्विड के लेयर के वेलोसिटी, जो उस पर चल रहा है, जो उससे कांटेक्ट में है उसमें नहीं, लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि जो इसका है वही माना जाएगा जो उससे टच में है। समझ में आ रहा है? जैसे कि किसी दिन क्वेश्चन सेट कर दे क्या कि बोट का सरफेस जो टच में है ना, तो आप एज्यूम करिए कि जो लिक्विड का सरफेस बोट से टच में है उसका वेलोसिटी बोट का हाफ ही है। तब हमको बोट से इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, उसके लेयर से इंटरेस्ट रह जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बोलता तो माना आता है जितना इसका है उतना ही इसका है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अगर जो समुद्र का ऊंचाई दे देगा तो एच दे दिया, तो इस समझ में आ रहा है केवल बोट का वेलोसिटी देगा, तुमको लगा यार नीचे का नहीं दिया तो जमीन पर ना है जी, तो उसका जीरो मानोगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? चलिए, अब अगर कोई स्फेयर को तुम किसी लिक्विड में डाल दोगे तो वो नीचे होगा या ऊपर होगा ना जी? बोलो यार, या तो फेंकियो दे सकते हो जो करोगे। तो उस केस में विस्कस फोर्स कितना लगेगा तो उसको स्टोक्स लॉ से निकाला जाता है। ठीक है, अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ लेते हैं, फिर हॉलो स्फीयर वाला आपको बोल दें, और फिर इस पर प्रॉब्लम करवाएंगे तब पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो सुन लो। तो स्टोक्स लॉ क्या है जी? तो वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई स्फीयर है, ठीक है, चाहे सॉलिड रहे चाहे हॉलो रहे, अभी तत्काल दोनों के बारे में हम बोल दे रहे हैं। फिर ये वाला जो कहानी चल रहा है वो केवल सॉलिड के लिए। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई स्फीयर है और वो लिक्विड में, ठीक है, या गैस में भी हो सकता था, अभी तत्काल लिक्विड को पकड़ लिया गया, तो वो जब मूव करेगा ना, तो अगर उसका वेलोसिटी v है तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा? तो मैग्नीट्यूड बाई बोलोगे 6 पाई ईटा r भी, वही बार बोलोगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर वेक्टर फॉर्मेट में देखोगे तो v वेक्टर का उल्टा होगा। अगर वो नीचे जाएगा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, अब ऊपर जाएगा तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा। ये बायोंसी में भी वैसे होगा। बायोंसी में नॉर्मल वे में हमेशा ऊपर ही लगेगा, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। बोलो यार, वो समझ में आ रहा होगा। तो ये याद रखना है कि सॉलिड स्फीयर के केस में, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर के केस में भी फोर्स इतना ही लगेगा। अरे बोलो। अब इसके बाद जो पढ़ा रहे हैं वो सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ा रहे हैं। हॉलो स्फीयर का अगर जो आएगा तो उसको नॉर्मल वे से डील करेंगे। पहले भी आपको पढ़ाया ना कि सॉलिड स्फीयर में शॉर्टकट कर लेते हैं क्योंकि जनरली उसी क्वेश्चन आता है। हॉलो वाला आएगा तो फिर बायोंसी ये सब दिखा करके फोर्स निकालिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप कि कोई लिक्विड है, ठीक है, उसमें आप किसी स्फीयर को छोड़ दिए, सॉलिड स्फीयर उसको छोड़ दिए, और अभी तत्काल मान रहे हैं कि mg ज्यादा है किससे? बायोंसी से। तो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, मान लो कि mg 200 न्यूटन है और बायोंसी जो लग रहा है उस पर वो 100 न्यूटन है। तो mg तो ज्यादा है तो कुछ स्पीड आएगा कि नहीं आएगा? जैसी स्पीड आएगा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा तो अब इस नहीं बोल पाए, मेरी बात समझिएगा क्या हो रहा है। 200 न्यूटन नीचे लग रहा है mg का और 100 न्यूटन लग रहा है बायोंसी के कारण, तो इस पर नेट फोर्स नीचे 100 न्यूटन लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, तो अब इस पर नेट नीचे कम नहीं लगने लगा क्योंकि वो mg और बायोंसी तो फिक्स है।
लेकिन एक एक्स्ट्रा विस्कस फोर्स आ गया। बोलो यार, तो मान लेते हैं कि विस्कस फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि 200 इधर लग रहा है, बयासी का 100 लग रहा है, अब 5 न्यूटन उसका लगने लगा, तब 105 ऊपर लगने लगा, तो अब नीचे में नेट 95 ही ना लगने लगा, लेकिन अभी भी नेट नीचे ही लग रहा है। तो क्या करेगा कि वेलोसिटी को और बढ़ाएगा, और जैसे वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने से विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा जी। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो जब तक mg डोमिनेंट रहेगा बयासी से और विस्कस फोर्स से, उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि mg का वैल्यू एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा बयासी और विस्कस फोर्स के। जैसे ही ये कंडीशन मैच करेगा तो अब वेलोसिटी नीचे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो फिर विस्कस वाला भी नहीं बढ़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है, उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और कॉन्स्टेंटली नेट फोर्स 0 के ही थ्रू वो चलते रहेगा। नहीं बता पाए? अरे कहानी ये है ना, mg और बयासी का वैल्यू फिक्स है, तो शुरू में विस्कस नहीं था, इधर फोर्स ज्यादा लगा तो वेलोसिटी बढ़ा, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो वो इधर से फोर्स आएगा, विस्कस वाला। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब उस स्फीयर पर नेट फोर्स नीचे कम लगने लगा, लेकिन लग तो रहा है। तो जब तक नीचे लगेगा नेट फोर्स तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब तक वेलोसिटी बढ़ेगा विस्कस फोर्स हमारा बढ़ते रहेगा। एक समय ऐसा होगा कि विस्कस फोर्स वाला और बयासी का जो नेट वैल्यू होगा ना, वो mg के बराबर हो जाएगा, और जैसे बराबर होगा तो इस स्फीयर का वेलोसिटी अब बढ़ना बंद ना हो जाएगा, जो नेट फोर्स 0 हो गया तो v कांस्टेंट होगा। अब v कांस्टेंट होने से क्या हुआ, क्या विस्कस भी कांस्टेंट हो गया। पहले विस्कस चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अगर विस्कस फोर्स का ग्राफ बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे इस सिचुएशन में कि पहले विस्कस फोर्स बढ़ेगा, अब बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उसके बाद कांस्टेंट उतना ही रह जाएगा क्योंकि v कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो यार। और वही कहानी किसका होगा, वेलोसिटी का भी, कि जब तक mg वाला डोमिनेंट रहा विस्कस फोर्स और बयासी से, तब तक बढ़ते रहा, और जैसे ही बयासी और विस्कस वाला बराबर हुआ mg के, उस समय नेट फोर्स 0 हो गया, तो जो वेलोसिटी होगा आपका उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली नीचे गिरते रहेगा। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। अरे बोलो यार। अब आगे टारगेट में तो समझ रहे हो ना, मैं एक बार बताने का प्रयास करें, ठीक है? कोई दिक्कत लग रहा है? ऐसे आपको डायरेक्ट ऊपर ही से याद रहना चाहिए कि किसी बॉडी को तुम लिक्विड में छोड़ दोगे ना, तो जब वो नीचे गिरेगा तो 2-4 चीज तो याद रहना चाहिए कि शुरू में कंटिन्यूअसली उसका v बढ़ेगा, और उसके बाद कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, और जो v के साथ होगा वही डिट्टो किसके साथ होगा, विस्कस फोर्स के साथ। देखो ना, क्योंकि 6 पाई ईटा rv में ये तो कांस्टेंट ना है, तो जो v के साथ हुआ होगा एकदम एग्जैक्टली किसके साथ हुआ, विस्कस फोर्स के साथ। तो विस्कस फोर्स भी क्या हुआ होगा, शुरू में बढ़ा होगा, बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, और वो जो v होगा वो मैक्सिमम v होगा जब कांस्टेंट होगा तो, और उसी समय में मैक्सिमम विस्कस फोर्स भी लगते रहेगा। बोलो यार। ये समझ आ रहा है, विस्कस फोर्स वेरिएबल क्वांटिटी है यहाँ mg कांस्टेंट, बयासी भी कांस्टेंट तब तक पूरा डूबा हुआ। बोलो यार। तो होता क्या होगा ये समझना, बॉडी पर mg नीचे लग रहा है, बयासी ऊपर लग रहा है, विस्कस ऊपर लग रहा है। अगर बॉडी नीचे चल रहा है तो नेट फोर्स पर कैसे लिखोगे, तो mg माइनस बयासी प्लस विस्कस, यही ना नेट फोर्स हुआ नीचे में, तो बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन के। बोलो यार। सवाल को थोड़ा हार्ड करना चाहेगा, मतलब टाइम के फंक्शन बनाना रहेगा, तो a को dv/dt कर दिया था, तुमको नहीं करना, लेवल 1 में नहीं बताते हैं, सीधे रिजल्ट बता देंगे। तो इसको इधर फेंकेगा, उसको उधर फेंक के इंटीग्रेट वगैरह किया जाता है, ठीक है? लेवल 1 में उतना नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा जो v मैक्स होगा,
उसी समय में टर्मिनल उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे और उसी समय में विस्कस फोर्स में मैक्सिमम लगेगा। बोलो यार, उस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, कितना होता है, सीधा रख जाना। प्रोसेस याद रहे चाहे नहीं, खाली लेंगे याद रहेगा ना कि v बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। और उस सिचुएशन में नेट फोर्स उस पर 0 लगते रहता है। बोलो यार, mg तो लग ही रहा होगा जी, बायोंसी तो लग ही रहा होगा, विस्कस फोर्स तो लग ही रहा होगा, नेट फोर्स 0 होता है। समझ आ रहा है? तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होता है, तो होता क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी के केस में ऐसे 0 ना होता होगा जी, तो ये 0 होकर के सोल्व करने पर ये आ जाता है। उतना दिमाग नहीं लगाना, तुमको सीधे रख ले रहना। तो तुमको दो चीज रख ले रहना, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला इतना होता है और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना होता है, रटा हुआ रहना चाहिए। अरे बोलो यार, और ये पता चल रहा होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर, तो वो भी रटा हुआ रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका यूज होता है आगे। अगर 3 चीज अभी तक पूछा जाएगा तो क्या रखना है? एगो ये वाला टर्मिनल वेलोसिटी, आई पता चल रहा होगा प्रोपोर्शनल है, लेकिन मुंह से निकलना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? अब ये वाला हम क्यों बताए हैं? लेवल 1 में बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता इसलिए दिए है ना, इंटीग्रेट कर करके एक फॉर्मूला ला दिया। जनरली देखिएगा बुक में भी ये फॉर्मूला देता नहीं, समझ रहा है कि नहीं? और हम लेवल 2 को पढ़ा नहीं रहे हैं कि आपको हम बताएं कि कैसे आया, तो इंटीग्रेट करके आ जाता है, सीधे रिजल्ट लिख दिए। इसलिए ताकि अगर ग्राफ जो पूछ देने तो आप ग्राफ बना सकिए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला रटे हुए रहिएगा कि t टाइम में v कितना होगा, तो बराबर होगा v टर्मिनल इनटू 1 माइनस e पर पावर माइनस kt के, जहां पर k का वैल्यू इतना होता है। वो नहीं भी याद रखेगा तो इतना याद रहेगा तो ग्राफ बन जाएगा। तो अगर यहां वेलोसिटी t टाइम में पूछेगा, एट टाइम t, तो यहां वेलोसिटी है एट टाइम t पर, और यहां पर t है, तो नहीं लग रहा है कि इसको y बोला है और t को x बोला है, तो y इक्वल टू n नॉट इनटू 1 माइनस e पर पावर माइनस x टाइप का नहीं होगा जी। तो y इक्वल टू n नॉट इनटू 1 माइनस e पर पावर माइनस x का ग्राफ रहता है। तो ग्राफ आपको याद होगा कि इस टाइप का बनता है 1 माइनस e पर पावर माइनस x का, ऐसे बनता है ना जी, जो कि कांस्टेंट बनता है। बोलो यार, ये वैल्यू कितना होता है? तो जो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कौन सी लिखा हुआ है? v टर्मिनल, तो वही वाला हो जाएगा। अरे बोलो यार, इस ग्राफ में आपको पता है कि शुरू में बहुत तेजी से बढ़ा है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। बोलो रट पहले है ना जी कि e पर पावर माइनस x रहेगा तो तेजी से घटेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, और 1 माइनस e पर पावर माइनस x रहेगा तो बढ़ेगा, तो तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। अरे बोलो यार, तो ग्राफ बनाना है, इसलिए हम इसको रखवा दे रहे हैं। और रेयरेस्ट केस में अगर बोल दिया कि छोड़ दिया गया है तो इतना देर के बाद कितना वेलोसिटी होगा, तो शायद ही कोई बच्चा बनाएगा, याद रहेगा तो बन जाएगा। तो वेलोसिटी वाला पूछेगा तो ग्राफ वैसा हो जाएगा। अच्छा, विस्कस फोर्स को पूछेगा टाइम के साथ कि कैसा ग्राफ होगा, तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो 6 पाई ईटा r भी और t है, सॉरी v जो है वो ऐसे ना है जी, तो क्या करोगे कि v के जगह पर इसको रख दोगे तो e भी एक तरह से फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस e पर पावर माइनस x टाइप का ना जी। ये समझ में आया कि v का बोले चाहे विस्कस फोर्स का टाइम के हिसाब से बोले, ये ऐसे होते जाएगा, ये मिलता नहीं है, वो इनफाइनाइट पर जाके मिलता है। अरे बोलो यार, समझ में आया? तो पूछेगा तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। अभी पूछा नहीं, कोई दिक्कत लगा है? थ्योरी भी पूछ सकता है कि किसी बॉल को छोड़िएगा तो क्वेश्चन तो ऐसे देगा पहले कि उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तब घटेगा, बढ़ेगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, शुरू में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद कम तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, शुरू में कम तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और तब कांस्टेंट हो जाएगा। कौन बड़ा आंसर होगा बताओ तो? हाँ, तो शुरू में 1 माइनस e पर पावर माइनस x का बात है कि शुरू में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। एक चीज समझना,
बढ़ने का रेट घट रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ ये रहा है, ये बात सच है। भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बोलो यार। भी घट रहा है कभी, भी के बढ़ने का रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। वो तो ऐसे भी सोच सकते हो, भी के बढ़ने का रेट मतलब डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी स्लोप है, तो नहीं लग रहा है कि स्लोप घट रहा है। समझ में, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ अक्सर हर बच्चा कंफ्यूज होता है। एक्स और dx by dt में अंतर है, समझ में आया? तो भी, अच्छा भी टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात करें, भी के बारे में बात करें, फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है आपको ग्राफ से कि टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा थ्योरेटिकली। न्यूमेरिकली तो 99.9999% तो तुरंत पहुंच जाता है कुछ ही देर में। बोलो यार, कोई दिक्कत? सुनना है एक बार फिर से, दिल नहीं मान रहा कहीं फंसाने के। टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है और उसके बाद जब फाइनली वो टर्मिनल वेलोसिटी बराबर होता है। बोलो यार, वेलोसिटी कभी भी घटेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना? ये केस बताया गया जब तुम छोड़ दिए हो और नीचे जा रहा है। बोलो यार, रेट वेलोसिटी के चेंज होने का वो डिक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत है? और भी बहुत ढंग से समझाया जा सकता है। रेट वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब वो एक्सीलरेशन के बारे में बात कर दिया, तो एक्सीलरेशन तो फाइनली जीरो ना हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्या छोड़ो, लेवल 1 में ज्यादा बताएंगे तो कंफ्यूज होगा, लेकिन इतना जान जो गए ना तो एकदम मजा आ जाएगा, सवाल पूछना तो आगे बढ़ जाएगा। ये वाला याद किए रहिएगा, ठीक है? और ये वाला भी आप याद किए हुए ही रहिए कि आएगा तो आप दूसरा से लीड करिएगा। बोलो यार, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 में किसी बच्चा का फिर होने लगता है। चलो अब थोड़ा समझना, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तब विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है? तो तुम्हारे पास दो तरीका है सोचने का। एक तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमेशा होता है 6 पाई ईटा आर भी। तो बोला कि जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो तुम क्या करोगे कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर लिख दोगे। अरे एफ विस्कस बताओ जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर दिया तो 6 पाई ईटा आर, अब भी के जगह पर भी टर्मिनल तुम लिख दोगे। अब भी टर्मिनल का फॉर्मूला है मालूम तुमको, तो पुट कर दोगे तो नहीं चल आएगा। तो पुट करोगे थोड़ा सा लंबा ना होगा, कि इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी एक स्पेशल केस है जिसमें नेट फोर्स उस पर जीरो लगता है। तो नेट फोर्स जीरो लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि mg बैलेंस कर रहा होगा बुयांसी और विस्कस को। तो यहाँ का एक फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स। तो तुमको बताया था पहले भी कि mg और बुयांसी को सॉलिड वाले केस में समेट के एक कर लेते हैं। तो तुम ऐसे सोचो कि उस पर 2 फोर्स लग रहा है, एक mg और बुयांसी का नेट और एक विस्कस। अरे बोलो यार, तो विस्कस फोर्स बराबर में हो जाएगा जी मैग्नीट्यूड वाइज किसके? mg और बुयांसी के नेट के। और mg और बुयांसी के नेट को तो यही बोलते हैं mg * 1 - ρ / सिग्मा, जहां ρ लिक्विड का हम लोग माने हैं जी और सिग्मा सॉलिड का। बुक वगैरह में उल्टा मानता है, समझ में आ रहा है? तो ये भी बोलने वाले का फॉर्मूला अलग लिखा हुआ है। समझ में आया क्या किए? हल बनाना नहीं, एक से और समझना, ये लिख दिया गया शुरू में ऐसे ताकि पढ़ने में बच्चा को ये भी लगे कि क्या होने लगा। सूर्य में ये लिखा जा सकता है कि इस पर 3 फोर्स लग रहा है, तो इस दोनों को समेट करके डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे mg * 1 - ρ / सिग्मा। और ये वो f भी। बोलो यार, तो ये समझ में आया कि एक्चुअली इस इक्वेशन को खोला जाएगा तो कैसा आएगा? mg * 1 - ρ / सिग्मा माइनस f विस्कस = मास * एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? अब बहुत ज्यादा बोलाना नहीं है, समझ में आया अच्छा बात, नहीं भी समझ में आया तो इसको तुम रट जाना, टर्मिनल वेलोसिटी वाला रट जाना। टी टाइम में ये फॉर्मूला होता है रट जाना, ताकि तुम ग्राफ को देख सको और ग्राफ में पता चल रहा होगा कि v का क्या हो रहा है, v के चेंज होने के रेट का क्या हो रहा है। अरे बोलो यार,
और बाकी तो ये नॉर्मल चीज है, खाली आंख से गुजारा जा रहा है कि विस्कस फोर्स बताओ जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। इसी को घुमा के बोल सकता है विस्कस फोर्स बताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब समझे हो, वो टर्मिनल वेलोसिटी पर ही पूछा। तो नहीं दिमाग काम करेगा, वी टर्मिनल का फॉर्मूला मालूम नहीं, इसको रख के करोगे तो चल आएगा। ऐसे हम ये बोलेंगे कि ये वाला पता चल जाना चाहिए तुमको। बोलो यार, ये समझ में आएगा कि कैसे हुआ? इस पर नेट जीरो लग रहा है, तो mg buoyancy और विस्कस, तो mg और buoyancy का जो नेट होगा उसी को ना विस्कस बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। और एक रिजल्ट जो है वो याद आप रखिएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी के केस में, ठीक है, विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है r3। यहां पर तो देखोगे तो पकड़ा जाएगा, v टर्मिनल प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, तो r स्क्वायर इनटू r तो कितना हो गया r3। अब तुमको यहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन ध्यान देना मास खुलेगा फॉर्मूला 3/r3 में, तो अभी भी r3 के ही तो इराटले रहिएगा, तो किसका जरूरत पड़ता है। जेई में क्वेश्चन पूछा, आपने नीट में पूछेगा, समझ आ रहा है? तो ध्यान रखिए, या नीट में पूछा है पता नहीं, किसी एक में पूछे हुए हैं तो कुछ था नहीं, बस खाली आंख से गुजरा हुआ था चाहिए। और पावर लॉस के बारे में बात करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो पावर लॉस F इंटू V होगा ना जी, तो पावर लॉस F एक्चुअली होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। बोलो यार, साइन के साथ समझ में आया कि यहाँ माइनस होना चाहिए। F विस्कस हमेशा ना उल्टा लगेगा, किसलिए? वेलोसिटी की। तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर में F भी cos 180 डिग्री तो माइनस कर देगा। अभी मैग्नीट्यूड वाइज करिए तो ऐसा सोच सकते हैं आप कि पावर लॉस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो F V इंटू V होगा, तो ये प्रोपोर्शनल है R3 के, इसीलिए रटवा रहे हैं। बोलो यार, ये वाला प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो ये वाला होगा ना R टू द पावर 5 है। तो सब कुछ बुझार इसलिए दे रहे हैं ना कि आए तो आपको आसानी हो, तो रटना क्या ये तुम सुन लो, इसको तुम रट जाओ और साथ ही साथ इसको भी तुम रट जाओ, तो हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे कि टर्मिनल वेलोसिटी के केस में विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है तो r3 के, और घुमा करके देगा तो कैसे बात करेगा कि दो वाटर ड्रॉपलेट है, समझ आ रहा है कि नहीं, जो गिर रहा है, ठीक है, और उसका रेडियस के बारे में बात कर लेगा, तो बोले बताइए विस्कस फोर्स से जो कि कैसे लग रहा होगा। तो ये समझ आया कि ये वाला काम आएगा। बोलो यार, वाटर ड्रॉपलेट का कहानी सुन लो क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं क्या कि लिक्विड वाला में सॉलिड को डाला गया है, समझ आ रहा है कि नहीं। वाटर ड्रॉपलेट मतलब क्या होता है कि एयर है ना जी, भी फ्लूइड है ना है जी, लेकिन इस समय वो गिर रहा है। अरे बोलो यार, तो फ्लूइड में कोई लिक्विड है जो कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, जैसा है कि यहाँ पर भी एयर के कारण उस पर विस्कस फोर्स लगेगा। अरे बोलो यार, तो शुरू में क्या होता है कि mg जो लगता है वो buoyancy के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ना होता है जी, एयर के कारण buoyancy नेग्लिजिबल लगता है। बोलो यार, तो क्या है कि शुरू में वेलोसिटी उसका बढ़ता होगा, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा विस्कस भी बढ़ता जाएगा। एक समय क्या होगा कि विस्कस वाला बराबर हो जाएगा किसके, mg के। buoyancy क्या नेग्लेक्ट करके चलो, अरे बोलो यार, तो जैसे वो वाला मैच करेगा उसके बाद समझ आया कि वाटर ड्रॉपलेट है जो कि कांस्टेंटली उसी वेलोसिटी से गिरेगा। बोलो, अगर जो एटमॉस्फेयर नहीं रहता ना तो जब बूंद गिरेगा तो कमाल खा जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो एयर नहीं रहता तो विस्कस फोर्स नहीं ना लगता है, तो गिरता तो बहुत ज्यादा स्पीड से गिरता है। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है ना। तो वाटर वाला में समझ जाएगा कि क्या कहानी चलता है। वो टर्मिनल वेलोसिटी किसी जगह पर अचीव करता है, शुरू में बढ़ता है वेलोसिटी, फिर बढ़ते 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 क्या होता होगा, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता होगा उस समय से नेट फोर्स पर जीरो लगने लगा, mg लगना बंद हो गया नहीं, लेकिन विस्कस भी लग रहा है उतना ही से। तो अब क्या है कि वो उसी स्पीड से गिरता है, समझ आ रहा है। तो इधर साइड में उसको बढ़ने का मौका नहीं मिला, अगर अदरवाइज इधर और बढ़ने का मौका मिलता तो बहुत ज्यादा जोर से टकराता। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत लग रहा है?
अभी तक हम लोग स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजरिएगा ना तो थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में कुछ प्रॉब्लम है जो कि पहले जो पढ़े हुए थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह, वो सबसे भी डाल दिए। तो पहले तो हम लोग को स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे गुजरते हैं, ताकि थोड़ा सा दिमाग और खुले। ऐसे कुछ एग्जाम्पल करवाए हैं हम, कुछ और करेंगे तो और दिमाग खुलेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बॉल है जिसका डेंसिटी लिक्विड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो ये नीचे आएगा। अब बायोन्सी फोर्स तो ऊपर लगेगा ही, लेकिन डेंसिटी ज्यादा है किसका, सॉलिड का। तो जब वो नीचे आएगा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। तो एकदम एग्जैक्टली इसी कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। तो इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे ही V मैक्स पूछा, इसका मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पूछ दिया। और सॉलिड स्फीयर है ही है, बोलो यार। हॉलो रहता तब फॉर्मूला लगाते क्या, तब नहीं लगाते। बात समझ में आ रहा है? हॉलो रहता तो नॉर्मल ढंग से डील करते, mg विस्कस फोर्स और बायोन्सी का डायरेक्शन देखते और उसके हिसाब से नेट फोर्स जीरो करते। बोलो यार, ऐसे इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये एकदम कंडीशन मैच ना कर गया कि नीचे आ रहा है तो शुरू वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर टर्मिनल वेलोसिटी होगा, उसका कांस्टेंटली उसी से गिरेगा। तो V मैक्स बोले तो V टर्मिनल ये किसके बराबर होगा, 2/9 सिग्मा माइनस रो। तो सिग्मा कितना दिया, सिग्मा ये वाला है यहाँ पर, रो हम लोग लिक्विड का लिए थे, तो हो जाएगा 2000 माइनस 1000 इंटू जी इंटू आर स्क्वायर। रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करिएगा तो 4 इंटू 10⁻⁴ होगा ऐसा यूनिट में बाई ईटा। ईटा बोले तो 0.6 सब ऐसा नोट करेंगे, ठीक है। तो कर लो, देखो ये हो जाएगा 1000 मैं 10⁻3, ये वाला हो गया 10⁻4 हो गया, जो इसको कैंसिल कर देगा। अब यहाँ 4 बचा हुआ रह गया क्या, तो 4 है और 2 है तो 8 ना हो गया जी। तो यहाँ हो गया 8 डिवाइडेड बाय 5.4, तो ये कितना हो गया 4 बाई, ये हो जाएगा 2.7, या इसी को तुम इतना लिख दोगे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, सब ऐसा में यूज की होती है, भी किस में आएगा, ऐसा में आएगा, ठीक है। अब दूसरा वाले प्रॉब्लम को तुम समझना, इसको दो ढंग से डील करेंगे, आप फाइनली तुमको कंक्लूजन पकड़ा देंगे। इस केस में क्या है कि इसका डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी कम है, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, तब तो ये ऊपर भागेगा, बायोन्सी ज्यादा लगेगा। तो जब ऊपर भागेगा, ये जब ऊपर भागेगा मतलब भी ऊपर रहेगा, तो ये समझ में आ रहा होगा कि mg तो कंटिन्यूअसली नीचे ही लगेगा, बायोन्सी फोर्स कंटिन्यूअसली ऊपर ही लगेगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि शुरू में बायोन्सी ज्यादा होगा mg से, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है। तो इधर जैसे जैसे भी बढ़ेगा इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना बढ़ जाएगा कि इस दोनों का समेशन बराबर हो जाएगा b के, तो उस समय में नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन तब तक तो वेलोसिटी बढ़ते ना जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि जिस समय नेट फोर्स 0 होगा उसी समय v मैक्स का कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल ढंग से, क्योंकि इसका फॉर्मूला बताया नहीं गया है आपको। तो इसमें v मैक्स की कंडीशन में क्या होगा बताओ तो, mg प्लस विस्कस ये बराबर हो जाएगा किसके, बायोन्सी का हो जाएगा। हालांकि तुम इसको एक ढंग से ऐसे भी सोच सकते थे कि इस दोनों का नेट इस डायरेक्शन में पता है, तो उसमें माइनस लगा देते तो ऊपर हो जाता, लेकिन चलो करते हैं हम लोग। ऐसे ये समझ में आ रहा है ना कि ऐसे लिखना बुद्धिमानी नहीं है। अरे तुम इसको खोलोगे तो चल आएगा, लेकिन ऐसे लिखना बुद्धिमानी नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि नेट फोर्स 0 ही ना करना है, तो mg और b का कॉम्बिनेशन को एक साथ पकड़ेंगे। तो mg और b का रिजल्टेंट इधर कितना होगा, तो mg इंटू 1 माइनस रो, रो कितना है बताओ तो, 1000 बाई सिग्मा
इतना है ना है जी। तो एम जी और बी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इतना है, तो उस डायरेक्शन में इतना होगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में इतना है, उसको बैलेंस कौन करेगा? विस्कस फोर्स बैलेंस करेगा। बोलो यार। तो यहां से कर लीजिएगा माइनस एम जी, और ये वाला कितना हो गया? माइनस वन हुआ ना, बाई ये 6 पाई ईटा भी होगा ना जी, 6 पाई ईटा आर। अभी तो निकालना ही है आपको, तो यहाँ से एक रिजल्ट बताना है, वो आपका ध्यान रखना है। अब डाटा देख लीजिए कि मास का दिया है कि रेडियस का दिया है। रेडियस का दिया है तो रेडियस का दिया है कि खुलेगा? बोलो यार। तो इसको किसमें खोल दोगे? तो m का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना जी, इनटू सॉलिड का डेंसिटी। तो सॉलिड का डेंसिटी कितना है? 500। बोलो यार। बाई 6 पाई ईटा आर, यही ना होगा v के बराबर। क्या चीज? जी का वैल्यू है। अच्छा, इनटू 10, यही ना होगा? यस सर। v के बराबर। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो देखना, पहले तो जो कट हो सकता है उसको काट देना। पाई से पाई कट गया, यस सर। कटा कि नहीं कटा? और एक आर से आर कट जाएगा, यस सर। तो ईटा का वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअली जगह कम हो जाएगा। तो यहाँ से भी का जो वैल्यू होगा, तो पहले जो कर सकते हो उसको कर लो। ये वाला हो गया 2 और ये वाला हो गया 3 हुआ ना जी। यहाँ 2/9 हो गया। बोलो यार। तो 2/9 इंटू 5000, 2/9 इंटू 5000, तो जगह कम हो गया इसलिए वैसे लग रहा है। तो इसको पकड़ लिए हम लोग, अब 5000 को पकड़ लिया, यही ना बचा है। तो आर स्क्वायर यहाँ पर होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 10 टू पावर -4 बाई ईटा, बोले तो 0.6। तो यहाँ से कर करके देख लीजिएगा आप, ये वाला हटेगा तो ऊपर में जाएगा एक 10, जो ये खत्म ना हो जाएगा। तब कितना बच गया? है 20 दूनी 40 हुआ ना जी। अच्छा, 40 ऊपर में हो गया, यहाँ 6 है तो हो जाएगा 20/3 होगा कि नहीं? तो 20/27। ये वाला हम इससे नहीं मैच करवा रहे हैं, हम मैच करवा रहे हैं, माने हम बना रहे हैं इसका क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन ना है सर, ये अलग क्वेश्चन है। अब क्या बता रहे हैं ये समझने का प्रयास करिएगा कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाया गया था जब बॉडी नीचे जाता था, सॉलिड बॉडी था। अगर जो सॉलिड बॉडी ऊपर जाएगा तो एक मेथड तो ये वाला हो गया, नॉर्मल मेथड। तुम एक बार कोशिश करो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाने का, ठीक है? तो क्या आएगा फिर तुमको कंक्लूजन बता देंगे। तो अगर फॉर्मूला तुम लगा देते, ऊपर जा रहा है तब भी फॉर्मूला लगा देते, तो कितना आएगा? तो 2/9 यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा माइनस रो। तो सिग्मा कितना है? 1000। ये वाला बोलो यार, 500 माइनस 1000 कितना हो गया? कोई दिक्कत लग रहा है? इंटू 10 इंटू आर स्क्वायर, तो कितना होगा कि नहीं? बाई ईटा 0.6। इसको करके देखो तो ये वाला जाएगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये समझ में आ रहा हो कि ये वाला पार्ट कैंसिल होगा ना जितना से, और 2 से इसको भी कट करोगे तो यहाँ 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना हो गया? -20/27। समझ जो मैग्नीट्यूड बाई इसी के बराबर है, खाली
साइड में उल्टा है। अरे बोलो यार। तो बताना क्या चाहते हैं हम कि सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के रिस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा चाहे कम रहेगा, अगर टर्मिनल वेलोसिटी का बात करेगा ना वो, तो तुम सीधे क्या करना कि फॉर्मूला मार देना। अगर वो प्लस में आएगा तो समझ जाना कि वो नीचे ही जा रहा है, और अगर जो माइनस में आएगा तो समझना उतना ही मैग्नीट्यूड है ऊपर जा रहा है। तो ये करने का जरूरत नहीं होगा, ये क्लास इसलिए इसको दिखाया गया। बोलो यार, पहले क्या पढ़ाया गया था कि बॉडी जब नीचे जाएगा तब टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला वो होता है सॉलिड के केस में। अब क्या बताया जा रहा है कि नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, दोनों केस में वही फॉर्मूला होगा। पॉजिटिव होगा तो बॉडी नीचे जाते रहेगा, और नेगेटिव आ जाएगा अगर तो बॉडी ऊपर जाते रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको समझाया जा सकता है कि क्यों है जो कि बराबर आ जाता है, केवल साइन का अंतर होता है। लेकिन उतना मत तुम समझो, तुम सीधे याद कर लेना। अरे बोलो यार। एक्चुअली कहानी क्या होता है ना कि जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो बी और mg का रिजल्टेंट जो इधर होगा वो बैलेंस करता है mv को, और जब नीचे जाता है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगता है, तब mg और v का रिजल्टेंट बैलेंस करता है mv को। ये हम आपको समझाने के लिए नहीं बोले, वो वीडियो बन रहा है इसलिए केवल बोल दिए। आपको इसमें कुछ सोचने नहीं है, अगर रटवा देना चाहते बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसके बारे में पहले आप नहीं सोचिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी अगर पूछ दिया सीधे फॉर्मूला मार दीजिएगा। पॉजिटिव आया तो नीचे होगा उतना से, और नेगेटिव आया तो ऊपर होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। समझ में आया? तो उसे याद करना, ये तो हम खाली क्लास है इसलिए दिखा दिए। समझ आया ना? कोई दिक्कत? चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि a ball of radius r and density rho falls freely under gravity through a distance h before entering water। एक बॉल है जो h हाइट से गिरता है बिफोर एंटरिंग वाटर, मतलब पानी के सरफेस से उसका हाइट कितना था? h था। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है जी कि डायग्राम भी दिया हुआ है, हम डायग्राम जान के नहीं दिए क्योंकि पढ़ के आपको समझना है। तो ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि लिक्विड से कितना हाइट पर होगा? h हाइट पर होगा, और वहां से क्या किया गया है कि वहां से गिर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल क्या रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल डजंट चेंज इवन ऑन एंटरिंग वाटर। ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है और इसी के लिए ये सवाल दिया गया है। बोला क्या कि आप h हाइट से गिराइएगा, नहीं बोला तो जीरो मानोगे, तो h हाइट से गिराइएगा तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले ये बताइए। बढ़ेगा। तुमको काइनेमेटिक्स में हम बात पढ़ाए हुए भी हैं कि अगर किसी को रिलीज करेगा तो h अगर नीचे गिरेगा तो v का वैल्यू √2gh के बराबर होगा। अरे रेस्ट से छोड़ता अब h हाइट गिरा है तो √2gh वेलोसिटी होगा ना जी। ये स्टेटमेंट समझना, वेलोसिटी ऑफ बॉल डजंट चेंज इवन ऑन एंटरिंग वाटर, मतलब वाटर के जस्ट पहले जो वेलोसिटी था, समझ आ रहा है कि नहीं, उसमें इंटर करने के बाद भी चेंज नहीं हुआ। अरे बोलो यार। तो एक तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि किसी लिक्विड में बॉडी मूव करे और उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो, इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी है उसका। कभी भी लिक्विड में बॉडी मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये समझ में आया कि जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी √2gh होगा, और एंट्री किया तो चेंज नहीं हुआ, मतलब एंट्री के बाद भी वेलोसिटी इतना होगा, कंटीन्यूअसली अपनी रह गया होगा। ये किस बात का सबूत है? ये वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। जो इसको पकड़ लिया वो तुरंत बना
तो ये समझ में आया कि टर्मिनल वेलोसिटी का तुम फॉर्मूला तो पहले से जानते हो, Yes, sir. 2/9 और बोलो 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 सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ पर कौन है? रो है। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये हो गया रो माइनस इसका डेंसिटी भी दिया है, तो एक्चुअली डायग्राम छूट गया है, इसका डेंसिटी कुछ दे रहेगा, ठीक है? तो यहाँ लिख दे रहे हैं इतना और इनटू जी आर स्क्वायर बाई ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी इसी के बराबर है। Yes, sir. अरे बोलो यार, Yes, sir. ये बहुत बवाल सवाल था, बस इसको जो पकड़ने से चूक जाएगा तो नहीं बना पाएगा। तब इसी में एच निकालना तो कुछ करना है, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा और 2g को नीचे फेंक दीजिएगा, यही ना करिएगा इससे। तो इसको स्क्वायर करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 4, होगा कि नहीं? ये 81 हो जाएगा, बाकी सब में स्क्वायर चलेगा, 2 आएगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर कितना बचेगा? 4/81। नहीं समझे? सॉरी 2/81, 4/81 तो होगा ही, इधर आएगा 2/81 होगा और यहाँ पर जी स्क्वायर हो चुका होगा और जी इधर आएगा तो जी को बचा रह जाएगा और बाकी सब का स्क्वायर होगा। तो रो माइनस सिग्मा का स्क्वायर r टू द पावर 4 बाई ईटा का स्क्वायर और जी रह जाएगा, इसमें है ना? Yes, sir. जी स्क्वायर यही वाला आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है? No, sir. कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? तो ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है? इसी के लिए कि कभी भी लिक्विड में कोई बॉडी चलते रहेगा, लिक्विड के अंदर में, समझ रहा है कि नहीं? और उस पर नेट फोर्स कंटिन्यूअसली 0 लग रहा है, वो चल रहा है, माने ये बोल देना वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0 है, तुमको तुरंत समझ जाना है कि टर्मिनल वेलोसिटी पर चल रहा होगा। Yes, sir. हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस पर नाव चलेगा तब कंसेप्ट लगा होगा, जब बॉल ऊपर नीचे होगा तब। Yes, sir. अरे बोलो यार, Yes, sir. मान लो इसी सवाल को ऐसे भी दे सकता था कि कोई आदमी है जो हाथ में बॉल को लिए हुए है, लिक्विड में है हाथ, और कुछ वेलोसिटी से फेंका ना 50 मीटर पर सेकंड से, कुछ देगा 50 40 30 कुछ देगा, फेंका देखा कि वही वेलोसिटी कंटिन्यूअसली उसका रह गया, इसका मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी से मैच कर गया पहली बार में। अब तुम 0 से छोड़ोगे तो पहले वेलोसिटी बढ़ता 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 तब मैच करता, लेकिन मान लो कोई फेंक ही दिया अब मैच कर गया तो फिर कंटिन्यूअसली उसी से चलते रह जाएंगे। Yes, sir. बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? तो ये सवाल दिया गया है कि एकदम आंख से गुजरा हुआ रहेगा ना, और आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा लेवल 1 वाले बच्चों को। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब इस सवाल को समझिएगा, डाटा लगभग वही दिया हुआ है कि इसका डेंसिटी को रो माना है, इसका वॉल्यूम को भी माना है, इसके डेंसिटी को रो2 माना है। एक तरह से रो का वैल्यू यहाँ पर रो2 दिया है और सिग्मा का वैल्यू एक तरह से रो1 दिया है, ठीक है? और बोल क्या रहा है कि विस्कस फोर्स जो है वो माइनस के बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से दो चीज आपको सिखाना है, ये समझिएगा। हम लोग जो पढ़े थे वो विस्कस फोर्स जो पढ़े थे वो मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता था, Yes, sir. Yes. लेकिन यहाँ पर क्या है? Square. भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड बाय, तो क्या डिट्टो फार्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सवाल बहुत आसान है, बस खाली आंख से गुजरा हुआ रहना चाहिए। आप कब तक फार्मूला लगाने के लिए फ्री है? जब तक एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और विस्कस फोर्स के बारे में या तो चर्चा नहीं करे या चर्चा करे तो उसका मैग्नीट्यूड भी के प्रोपोर्शनल हो, साइन में उल्टा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे माइनस लगा हुआ। तो यहाँ दो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं, एक तो विस्कस फोर्स भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। और दूसरा ये सिखाना चाहेंगे कि कभी भी विस्कस फोर्स के बारे में बात करेगा या फ्रिक्शन के बारे में बात करता है ना, और उसका वैल्यू माइनस से स्टार्ट करता है, तो समझ जाना कि केवल माइनस बताना चाह रहा है कि भी जिधर होगा उसको उल्टा लगेगा। इस माइनस को मैग्नीट्यूड के साथ सामने का प्रयास नहीं करते। क्लियर हुआ? कभी भी दे दिया विस्कस फोर्स का वैल्यू -2 भी है तो आपको समझ जाना है कि मैग्नीट्यूड बाय 2 भी बोला,
माइनस केवल इंडिकेशन को बताया। अरे बोलो यार, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हम लोग फोर्स दिखा करके कर लेंगे। तो ये बताओ, तो ये वाला नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? तो डेंसिटी से पकड़ा जाएगा। तो कह रहा है कि लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है किसका? सॉलिड का डेंसिटी। क्या होगा? नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो इस पर नीचे में कौन लगेगा? mg, और जा रहा है नीचे तो विस्कस फोर्स ऊपर और buoyancy ऊपर। यही ना है जी। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि विस्कस फोर्स बैलेंस करेगा mg और b का जो इधर रिजल्टेंट होगा उसको। ये समझ में आ रहा है कि जनरल बच्चा इसको कैसे लिखेगा? तो mg बराबर होगा buoyancy प्लस विस्कस फोर्स। अरे बोलो यार, लेकिन वो बेवकूफी हो जाएगा। माने दो लाइन और दिखाएगा और क्या? हम लोग क्या करेंगे कि 3 रहेगा तो 2 बना लेंगे। तो इस दोनों का इधर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताओ? mg into 1 माइनस रो। रो होता था लिक्विड का, लिक्विड का हो गया इतना बाई। तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया जी? वो बराबर होगा किसके? fv के। तीसरा ना है कि हम लोग मैग्नीट्यूड से खेल रहे हैं। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया तो बराबर हो गया fv के। तो माइनस भी उठाओगे। माइनस केवल बताता है उल्टा वाला। यहाँ से कितना होगा बताओ तो? kv स्क्वायर। यही ना होगा विस्कस फोर्स। इसी को डील कर लीजिएगा यार। तो मास दिया है बॉडी का, नहीं दिया है। डेंसिटी दिया, वॉल्यूम दिया, तो खोल दीजिएगा। तो मास बॉडी का, तो वॉल्यूम बॉडी का इनटू डेंसिटी बॉडी का कितना? ρ1। कोई दिक्कत लग रहा है? ये वाला करोगे तो हो जाएगा ρ1 माइनस ρ2 बाई ρ1। होगा ना जी? ये बराबर होगा kv स्क्वायर। यार कुछ करना नहीं है, आ गया है तो इससे ये कट जाएगा। अच्छा जी छूट गया है। मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी होगा ना? तो ये वाला कट गया तो कितना हो गया? Vg ρ1 माइनस ρ2 बाई k का अंडररूट। क्या लग रहा है कि नीट में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो बस यही बोल रहे हैं ना कि अगर विस्कस फोर्स का इक्वेशन वो बदल दे, समझ आ रहा है? v स्क्वायर से कर दे, 1 बाई v से कर दे, vq से कर दे, तो आपको यह समझ आना कि फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन डायग्राम से तो आराम से कर देंगे। और अगर जो mg और b को एक साथ नहीं समेटना रहेगा तो तुम कैसे करोगे? तो mg का वैल्यू बराबर होगा b प्लस fv के। फिर b को तुम खोलोगे तो buoyancy फोर्स कितना लगेगा? तो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर। तो वैसे भी करोगे तो चल आएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं स्मार्ट के लिए दे रहा है। वो भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा क्या? नो सर। कि लिख दे? नो सर। काम चल जाएगा। मन नहीं मान रहा है। चलो ठीक, हाँ लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा मन नहीं मान रहा है। मन लग रहा है कि ऐसा नहीं कि कहीं कुछ काम मिलेगा। ऐसे ही समझ में आया ना कि ऐसे करेंगे। अगर f भी नीचे लगता तो हम क्या करते हैं कि mg और b का नेट इधर होता तो उसको माइनस ला के उधर कर देते तो मैग्नीट्यूड आता और उसके बाद fb से बैलेंस कर देते। fb वाला में ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साइन नहीं लेंगे जी, वो माइनस केवल बता रहा है डायरेक्शन के बारे में। तो ऐसे नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा इसको बताओ तो? mg किसके बराबर होगा? b प्लस fb के। तो mg, तो m को खोलेगा किसमें? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। और यहाँ पर क्या होगा? भी, क्योंकि डिस्प्लेस्ड भी यही होगा, इनटू ρ2 इनटू जी। बोलो यार, प्लस fv। तो fv का वैल्यू कितना होगा? प्लस fv को माइनस के v स्क्वायर नहीं लिखोगे तो मैग्नीट्यूड माइनस कर रहे हैं के v स्क्वायर, फिर इसको फेंक करके इधर करोगे। अरे बोलो यार, इसमें क्या हुआ ना कि जितना उधर से लगेगा उतना ही इधर से लगेगा। उसका रीजन है तुमको वॉल्यूम का डाटा दे दिया, मास का डाटा देता तो और लोचा होता। समझा ना? तो जैसे बनाइए ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए,
ये थोड़ा सा स्मार्ट फीलिंग देता है। मास जब देगा तो ये बहुत ज्यादा काम करने लगता है, ठीक है। वॉल्यूम भी देगा तो काम करवे करेगा। ऐसे वॉल्यूम में इधर से लगभग लगभग उतना ही आएगा। पहले एक बार इक्वेशन लिखिएगा, फिर ऐसे करिएगा, फिर इसको इधर करिएगा, ऐसे करके करिएगा, चल आएगा वही बात। कोई दिक्कत लग रहा है तो आंख से गुजारने का मकसद समझ में आ रहा है ना। ये क्यों दिए थे, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए फॉर्मूले मार के बनाएंगे। अब माइनस बता दे रहा तो क्या कहानी होगा कि पढ़े थे हम लोग नीचे तो जा रहा है ऊपर। ये क्यों बताएं कि कोई लिक्विड में फेंके, अरे छोड़ना मैंने वेलोसिटी वहां हो गया, एक तरह से वहां से फेंकने ना हुआ जी, तो लिक्विड में एंट्री करने के बाद भी वेलोसिटी चेंज नहीं करे। या ऐसे आप याद रख सकते हैं कि लिक्विड में चल रहा है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे के केस में। तो आपको समझ जाना है क्या कि टर्मिनल वेलोसिटी पर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में नहीं, हम ऐसे का बात कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन से क्या समझा है कि अगर जो विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड v के प्रोपोर्शनल नहीं भी हो, v स्क्वायर हो जाए 1/v हो जाए, तो घबराना नहीं है, डायग्राम बना कर करके और नेट को जीरो कर सकते हैं। और माइनस का मतलब केवल वो बताना आता है कि v के उल्टा फोर्स लग रहा है। बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन वो दे दिया कि एज्यूम करिए विस्कस फोर्स है जो कि v के डायरेक्शन में लग रहा है। अगर वो बोल दिया तो उसी के हिसाब से डायग्राम यहाँ पर चेंज होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे वो देगा नहीं, विस्कस फोर्स का मतलब होता है कि v का उल्टा लगेगा। बात बताए। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एक विस्कस का वैल्यू डायरेक्ट kv स्क्वायर भी देता है, तब भी तुमको यही मानना पड़ता कि मैग्नीट्यूड उतना है kv स्क्वायर। माइनस kv स्क्वायर दिया तब भी मानना है कि मैग्नीट्यूड kv स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? अब देखो वो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और उसका मास m दिए हुए हॉलो स्फीयर का। अच्छा वॉल्यूम नहीं दिया है, अच्छा r रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। क्या हम आपको हॉलो के लिए पढ़ाए हैं? नहीं सर। या थिक स्फेरिकल शेल के लिए पढ़ाए हैं? नहीं, जब पूरा सॉलिड होगा उसके लिए पढ़ाए। बोलो जी। यस सर। तो इसमें क्या होगा कि दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सीधे इक्वेशन लिखोगे तो आराम से लिखना। mg ज्यादा है बायनसी से, ये पता है, इसका मतलब ये नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो कौन फोर्स लगेगा? mg बायनसी। अब विस्कस भी ऊपर है क्योंकि नीचे जा रहा है। यस सर। तो इस समय विस्कस इधर लग रहा है, तो बायनसी वाला को इसके साथ समेट ले, नहीं समेट? यस सर। बोलो यार। एक जरा मान खा गया, कहाँ मान खा गया? mg और बायनसी को समेटने के केस में भी सॉलिड होना चाहिए। यहाँ पर है नहीं, तुम समेट नहीं सकते हो, तुम इक्वेशन लिखो। बोलो तो यहाँ पर क्या होगा? mg नीचे लगेगा, चूंकि नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, अब बायनसी ऊपर लगेगा। लेकिन ये समझना है कि इस दोनों को तुम समेट यहाँ नहीं सकते हो, काहे का कोई सॉलिड नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसको डायरेक्ट तुम करोगे तो बायनसी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा इसी का वॉल्यूम के बराबर है, तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम हो गया, इनटू लिक्विड का रो इनटू g, इतना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हो गया, प्लस 6 पाई ईटा r होगा कि नहीं? ये बराबर किसके होगा? mg। तो यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और कुछ नहीं करना है, सबको उधर फेंक करके कर लो। समझ में आ रहा है? तो इसमें यही सिखाएं कि हॉलो रहेगा तो दिमाग चबड़ियाना नहीं चाहते, सॉलिड रहेगा तो फॉर्मूले रहेगा, लगभग रहता सॉलिड है, वो तो हम दे दिए अपना मान से कहीं से नहीं फंसाया कर। चलो अब ये क्वेश्चन है जो कि विस्कोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड नहीं है, एक नॉर्मल सवाल है, तो खाली आंख से गुजार देना चाहते थे। तो यहाँ से जा रहा है, तो जो जा रहा है वही ना बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो रेट ऑफ फ्लो होगा AB वो बराबर होगा इधर के AB प्लस इधर के AB। वो छेद वाला भी करवाए थे ना, लेकिन दे इसलिए दिए कि एक बार देख लो। समझा कि जिधर टोटल रेट ऑफ फ्लो जो एंट्री होगा उतना ही बाहर निकलेगा टोटल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका A × V 1, ये
बराबर हो जाएगा a इंटू भी प्लस ये हो गया 1.5 a हुआ ना इंटू ये बच्चा टाइप का सवाल था खाली ऐसे ही एक बार देखिए कि मतलब ऐसे बटा हुआ वाला आंख से नहीं बुझा रहे थे बुझा दे होल वाला भी वही कहा था समझ में आया था यहाँ पर देख लीजिएगा ये कितना हो गया 1.5 से डिवाइड होगा तो 2 हो गया सॉरी ये तो इधर ना आएगा कि 1.5 ना होगा ये वाला हो जाएगा 1.5 ये का वैल्यू कितना है बच्चा टाइप का है बस खाली बुझा लीजिए ठीक है अब इस सवाल को देखना ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है और जब आया था ना तो अच्छा सवाल में से माना जाता था इसको और अगर मैथमेटिकली इसको बनाइएगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंथी और थोड़ा स्मार्टली सोचिएगा ना तो बिना पेन टच हुए ये बन सकता है ठीक है तो पहले हम कुछ चीज आपके दिमाग में सेट करना चाहते हैं ठीक है वो ध्यान रखिएगा अगर वो ध्यान रहेगा तो सवाल ऐसे ही बना दीजिएगा और दूसरा जगह भी काम में आएगा समझना थोड़ा सा मान लो कि कोई सॉलिड बॉडी जिसको तुम किसी लिक्विड में डाले तो तैरेगा अगर तैर रहा है तब का बात करें डूबने की बात नहीं कर रहे ठीक है फ्लोट कर रहा है तो भी इन जो डूबा हुआ है बाई भी टोटल भी इन बाई भी टोटल वो वाला रो ऑफ सॉलिड बाई रो ऑफ लिक्विड के बराबर होगा तो तुम ज्यादा अमाउंट में किसी चीज को डालो जैसे कि इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डालो या उसी लकड़िया का इतना बड़ा टुकड़ा डालो भी इन बटा भी टोटल ये तो कांस्टेंट ना रहेगा ये तो बराबर है रो के रेशियो की नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसको ऐसे ध्यान रखना ना कि किसी भी सॉलिड को अगर तुम लिक्विड में डालोगे वो तैर रहा समझ आ रहा है कि नहीं तो जो बाहर में है लिक्विड के और जो अंदर में है लिक्विड का उसका रेशियो लेने पर ना हमेशा कांस्टेंट ही आता है मतलब सेम रेशियो में ही वो है जो कि बाहर में रहेगा और डूबा हुआ रहेगा नहीं बात पहुंचा एक्चुअली में भी इन बाई भी टोटल ये रो का रेशियो है जो कांस्टेंट हो गया तो भी इन बाई भी टोटल ये अगर कांस्टेंट है तो इससे ये भी प्रूव कर दिया जा सकता है कि भी इन बाई भी आउटसाइड भी कांस्टेंट है और वो वैल्यू अलग होगा लेकिन होगा वो कांस्टेंट है समझ में आ रहा है तो बड़ा सा टुकड़ा को लेकर के आप लिक्विड में डालिए या छोटा सा टुकड़ा को लिक्विड में लेकर करके डालिए समझ में आ रहा है कि नहीं बोलने में टोकरा गया बड़ा सा बॉडी को लेकर के लिक्विड में डालिए या छोटा सा बॉडी को लेकर करके लिक्विड में आप डालिए तो बाहर वाला बटा अंदर वाला का जो रेशियो होगा ना वो नहीं बदलेगा अगर बॉडी वही है तो मतलब मटेरियल वही है तो लिक्विड वही है तो वो दोनों नहीं बदलना चाहिए ठीक है पहले उसको दिमाग में सेट करिएगा उसके बाद में इसको समझा रहे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है ये पहले सुन लो कि एक कैंडल है जिसको डाला गया है तो इसका आधा भाग अंदर में है आधा भाग है जो कि बाहर में ठीक है और इस पर जल रहा है और बोल दिया है कि इसका डायमीटर जो है ना वो इसके डायमीटर से बहुत कम है इससे ये वो बोलना चाह रहा है कि ये वाला जल के उड़ भी जाएगा तो इसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कंटेनर समुद्र में तुम डंडा को घुसा दोगे और डंडा को निकाल दोगे तो उसके लेवल में फर्क पड़ जाएगा नहीं पड़ेगा तो वही बोल रहा है कि ये इतना बड़ा है ना कि ये वाला निकाल भी लोगे या घुसा भी लोगे तो इसके लेवल में फर्क नहीं पड़ेगा यही बोलना चाह रहा है इस डाटा के हेल्प से समझ आ रहा है कोई दिक्कत लग रहा है तो आपको बोल रहा है ना कि ये वाला जो है जब जलता है तो 2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है इसका मतलब 1 घंटा में 2 सेंटीमीटर जल के उड़ जाता है खत्म हो जाता है ठीक है 1 घंटा का अगर इंटरवल लोगे तो कितना चलेगा
2 सेंटीमीटर जल कर करके उड़ जाएगा। तो आपको बताना है कि इस लेवल के हिसाब से ये वाला लॉ किस रेट से नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। तो समझना, अगर कोई कैंडिलवा को पकड़ ले रहता है ऐसे, तब तो ये 2 सेंटीमीटर 1 घंटा में जलता, तो इसके हिसाब से 2 सेंटीमीटर लॉ नीचे आ जाता। लेकिन वो कैंडिल पकड़ा नहीं पकड़ा, समझ में आ रहा है कि तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट होगा। तो इसमें वैसे ही सोचना है जो अभी दिमाग में सेट किए थे। कैंडिल का लेंथ इतना बड़ा है, ठीक है, जिसमें आधा अंदर है आधा बाहर है। तो ये समझ में आया कि कैंडिल कितना जलते रहेगा, बाहर वाला और अंदर वाला का रेशियो उतना ही ना रहेगा। तो यहाँ पर बाहर वाला और अंदर वाला का रेशियो हुआ ना है, तो इसको तुम आधा काट के फेंक भी दोगे तो रखोगे ना, तो जो आधा बचल का है ना उसका आधा नीचे रहेगा आधा ऊपर रहेगा। ये सिचुएशन बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आया कि ये डाटा बता रहा है कि आधा बाहर है आधा अंदर है। तो 1 घंटा का अगर तुम टाइम लोगे तब क्या होगा बताओ, तो 2 सेंटीमीटर तो जल जाएगा है। तो टोटल लेंथ कितना बचेगा इसका, 12 माइनस 2, तो उसका आधा ऊपर रहेगा। तो 12 माइनस 2 का आधा ऊपर रहेगा। बोलो यार, मतलब L माइनस 1 ऊपर रहेगा और L माइनस 1 नीचे रहेगा। ये बात समझ में आया। तो जो L माइनस 1 ऊपर रहेगा वही ना लौ जलते रहेगा जी। तो पहले लौ 1 घंटा पहले L दूरी पर था, अब L माइनस 1 सेंटीमीटर पर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लौ 1 सेंटीमीटर बराबर से नीचे आ रहा है। बोलो यार, तो कौन होगा बी। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके हेल्प से हम दिमाग में क्या सेट कर रहे हैं कि V इन बाई V टोटल ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। ये कितना बड़ा कितना छोटा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और इसी के हेल्प से ये भी प्रूव हो जाएगा कि V इन बाई V आउट या V आउट बाई V इन ये भी केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। हम V इन बाई V आउट ये नहीं बोल रहे हैं कि रो सॉलिड बाई रो लिक्विड के बराबर होगा, ये नहीं बोल रहे, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं कि V इन बाई V टोटल ये तो होबे करता है रो सॉलिड बाई रो लिक्विड। तो ये समझना है कि ये वाला डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। बोलो यार, इसी से कर दिया जा सकता है। आप याद रखिएगा कि V इन बाई V आउट या V आउट बाई V इन ये वाला भी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड। समझ में आ रहा है ना। तो इसको कैसे पूछ सकता है तुमसे, एग्जाम में बैठोगे दे देगा कि एक डंडा जिसका लेंथ L है उसको पानी में डाला गया तो L/3 ऊपर था और 2L/3 नीचे था, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेगा नहीं कि डंडा को तोड़ दिया गया, आधा आधा कर दिया गया, अब पानी में डाला गया। तो बताओ अब कितना लेंथ पानी के ऊपर में है और कितना लेंथ पानी के नीचे में। तो समझना कैसे करोगे। पहले डाला गया L लेंथ वाले को, तो L/3 ऊपर था 2L/3 नीचे था, तो इसी का रेशियो तुम लो। तो L/3 बाई 2L/3 हुआ ना जी। तो 1/2 रेशियो आया। तो इसका मतलब बाद में भी तुम डालोगे तो 1/2 रेशियो ही आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उससे डील कर लोगे, न्यूमेरिकल ऐसे बनाओगे। समझना, पहले तुम डाले थे तो कितना था, ये L/3 था, अंदर में कितना था 2L/3, ठीक है। लेंथ का बात करेगा तुम लेंथ से सोच देना। अब वॉल्यूम हम तो पहले बताएंगे। अब इसी को क्या करेगा कि तोड़ दिया गया, ठीक है, और क्या किया गया कि आधा लेंथ कर दिया गया। तो ये पता है कि इसका टोटल लेंथ
कितना है, यहाँ पर L ना था जी, तो उसको तोड़ दिया गया थी। इसका टोटल लेंथ कितना है L/2। तो बोलेगा कि इसमें कितना बाहर कितना अंदर है, कुछ नहीं सोचना, तो इसको x मान लेना। अरे बोलो यार, Yes, sir. हाफ कर दिया गया है, तो इसको x मान लोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ तो, L/2 माइनस x। Yes, sir. और उसके बाद फिर वही वाला तुम लगा दोगे प्रॉपर्टी कि जो रेशियो पहले था वही रेशियो ना बाद में रहेगा। Yes, sir. मटेरियल नहीं ना बदला, यहाँ से कितना हो जाएगा x बाई L/2 माइनस x, ये बराबर होगा किसके, दिस डिवाइडेड बाई दिस के, तो 1/2 के। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो चला आएगा, Yes, sir. समझ आ रहा है। तो ऐसे ही करोगे, मतलब तुम लोग के लिए, बाकी तो बच्चा समझ ही जाएगा कि ऊपर में 1 है नीचे में 2, तो यहाँ भी सोच लेगा कि 3 भाग में बांट के 1 भाग इसको दे देना, L/2 का 3 हो जाएगा L/6, इसका मतलब L/6 ये होगा, L/6 का डबल ये वाला होगा। वो तो मन में भी कर सकता है, तुम लोग ऐसा करो। बोलो यार, देखो जनरली तुमसे इस ढंग का सवाल नहीं पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाता है कौन वाला, V in by V टोटल से ही सवाल बन जाता है। अब V आउटसाइड कभी पूछेगा V, तो V in निकाल करके घटा देना। बोलो यार, लेकिन लेंथ का बात करेगा ना कि कितना अंदर है कितना बाहर है, अगर तो समझ जाना कि ये कंसेप्ट काम देगा। ठीक है, कि इनसाइड बाय आउटसाइड का रेशियो जो होता है कितना होता है उसका प्रोग्राम नहीं जान के बताया, नहीं तो हॉट पॉच होगा, बढ़ते चल जाओगे। बस ये ध्यान रखना कि तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, तोड़ करके भी डाल भी देगा तो उसी रेशियो से होगा, समझ आ रहा है। तो थोड़ा सा माथा पर जोर पड़ा होगा प्रॉब्लम क्लास में, मैंने प्रॉब्लम जब करवाया था तो माथा पर जोर पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट खुला होगा। 1 मिनट में बोल दे दोबारा कि हो गया, हो गया ना। Yes, yes. ऐसे एक बार तो ये बोल सकते हैं कि ये बताया कि ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, Yes, sir. माइनस आ जाएगा तो ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े नीचे वाले। ये क्या बता रहा है कि अगर लिक्विड में कोई वर्टिकली चल रहा है ऊपर या नीचे, Yes, sir. और उसका वेलोसिटी अगर नहीं बदल रहा है, Terminal velocity. इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी चल रहा है। ये वाला यहाँ पर बताएं। Yes, sir. और इसमें आपको हम ये बताएं कि अगर फोर्स विस्कस बदल भी जाए ना, तो फॉर्मूला तो आप नहीं लगाइएगा, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, फोर्स दिखा दीजिएगा, और उसके बाद टर्मिनल वाला में नेट फोर्स 0 होता है तो कर दीजिएगा, चल आएगा। और विस्कस में कभी माइनस दे तो उसको छोड़ कर कहीं देखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड केवल सोचते हैं, और अगर जो प्लस में दे तो भी केवल प्लस के बारे में सोचते हैं। अरे बोलो यार, ये समझ में आ रहा होगा आपको। आउटो वाला में फिर उसी ढंग से फॉर्मूला, कभी भी फॉर्मूला नहीं लगेगा तो उस पर डायग्राम दिखा करके बैलेंस करके काम करना है। ठीक है, और ये वाला तो बच्चा टाइप का ही था, ये वाला आपको बताए नहीं कि कभी भी कोई स्टिक वगैरह अगर उसमें डाल देगा ना, तो इन माने जो अंदर में है बटा बाहर वाला, या बाहर वाला बटा अंदर वाला का रेशियो कांस्टेंट होता है जब तक मटेरियल के पास। ये ध्यान देना कि अगर यहाँ इन बाई आउट, सॉरी यहाँ पर इन बाई आउट कर रहे हो तो यहाँ भी इन बाई आउट ही करोगे, या यहाँ आउट वाला बटा इन वाला कर रहे हो तो यहाँ भी आउट वाला बटा इन वाला करोगे। समझा रहा है? तो ये इतना कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा सवाल माना गया कि उसको मैथमेटिकली बताएंगे तो इरिटेशन होने लगेगा, पूरी तरह से लंबा भी हो जाएगा, तो उसको फिजिकली सोच के करना होता है। कोई दिक्कत नहीं।